नमस्ते सर जी, नमस्ते। नमस्कार सर। सर नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सबको इंग्लिश न्यू ईयर की बहुत-बहुत मुबारकें, हार्दिक शुभकामनाएँ। आपको भी आप भी सर। सर जी, नमस्कार। नमस्कार सर। पूरे ओके, अभी हम लोग जुड़ रहे हैं सारे लोग साथ में, तो थोड़ा-सा हम और वेट करेंगे और जी। उसके बाद हम अपने सेशन को कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। अभी आज हमारे पास जो अभी तक हमारे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लेक्चर्स हुए हैं, उसके नोट्स मेरे पास कंप्लीटली आ चुके हैं। इस लेक्चर के दौरान मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगा। ये देखिए, ये मैंने उनका प्रिंट आउट निकाल लिया है। तो ये अराउंड 50 पेजेज़ के आसपास के ये नोट्स हैं, 50 पेज के। ये 50 पेज हमारे पिछले 1 महीने की मेहनत है, जो आपने और हमने मिलके की है। डॉक्टर शुभम जी ने काफ़ी अच्छे से हमें समझाया भी है और काफ़ी ही सिंपल वर्ड्स के नोट्स हैं। तो आप सब जब उसे पढ़ेंगे, तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने की कोई भी चांस नहीं है। तो आप उसे अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो मैं नोट्स आपको भेज दूँगा और आप सबसे सर उसका रिक्वेस्ट पीडीएफ भेज देने का। जी, जी, सर वो आपको मिल जाएगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी उसका प्रिंट आउट ज़रूर करवा लें। प्रिंट आउट करवाने के बाद उसको रीड करना स्टार्ट करें। मान लीजिए ओके आप सर। समय देता हूँ कि आपने अगले 1 हफ्ते के अंदर उसको रीड करना है पूरे नोट्स को। आप उसे 1 हफ्ते में रीड कर रहे हैं और रीड करने के बाद आप उसे आगे जब उसका साथ में आप क्वेश्चन बनाते रहिए। जिस पेज पे आपको कन्फ्यूज़न है उसी पेज पे वो क्वेश्चन लिख लीजिए। 1 हफ्ते के बाद मान लीजिए हम लोग सारे ऑनलाइन हैं। वहाँ पे मैंने आपसे कुछ पर्सन को ड्यूटी लगा दी कि आप लोगों के जिस-जिसके भी क्वेश्चन है, पहले पूछेंगे किस-किस के क्वेश्चन है। जो-जो पर्सन अपना हैंड रेज़ करेगा उसमें से कुछ लोगों को हम बोलेंगे कि अपना वो क्वेश्चन हमें पहुँचा दें। ग्रुप के थ्रू या इंडिविजुअल मैसेज के थ्रू वो हमारे पास वो क्वेश्चन पहुँचा दें। फिर नेक्स्ट डे पे जब हम सेशन रखेंगे, तो उस क्वेश्चन से हम आस्क आउट करेंगे और उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन बचे होंगे तो चूँकि ऐसा होता है कि मान लीजिए हम 100 लोग जुड़ के बात कर रहे हैं, कोई बात सुन रहे हैं, तो क्वेश्चन मान लीजिए हर पर्सन का बनेगा। अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन बनते हैं, तो 10 में से 6 से 7 क्वेश्चन हम सबके कॉमन ही होंगे, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हर किसी के इंडिविजुअल होते हैं, है ना? तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए इस प्रोसेस को हम पूरा करेंगे। पर सबसे पहले आपको नेक्स्ट 1 वीक का टाइम दिया जाएगा, जो हमारा लेक्चर है उसको पढ़ने का, जो आपको नोट्स दिए जाएँगे उसको स्टडी करने का और मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी लोग उसको अच्छे से स्टडी करेंगे। ये चीज़ देखिए आपको किस चीज़ में मदद करने वाली है, जब आप डायग्नोज़ बनाते हैं ना, तो आज हम जब डायग्नोज़ बनाते हैं हमें मालूम है कि पेट के अंदर दिक्कत है, हमें मालूम है कि छोटी आँत या बड़े आँत की दिक्कत है। पर उसको किस तरह से टेक्निकल वर्ड में देना है हमने। कई बार कोई सामने से समझदार पेशेंट आ जाते हैं, समझदार मीन्स के हर पेशेंट समझदार होता है पर कई बार कोई मान लीजिए आपके पास कोई वेल एजुकेटेड पर्सन आ गया, जो आपसे टेक्निकल वर्ड सुनने पे ही कन्विंस होगा। 100 में से 10% ऐसे होंगे, तो उनके लिए भी आपके पास वर्डोलॉजी हो जाएगी। दूसरा, आपके पास इतना ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको हमें एज ए इलेक्ट्रोपैथ हमें मालूम है ब्लड एंड लिम्फ के बेस पे हम कैसे ठीक करेंगे। पर कहीं ना कहीं पे हमारे पास एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की जो पूरी तरह से जानकारी नहीं होती है। हालांकि ये बात भी सच है कि एज ए इलेक्ट्रोपैथ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी किस पर्सन को काम आती है, आपके जो सर्जन होता है बेसिक उस पर्सन के काम की चीज है। हमारे लिए बेसिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है कि अगर आपका जीआईटी है तो उसके अंदर कितने ऑर्गन पार्ट्स हैं, अगर वो ऑर्गन पार्ट्स है उसमें क्या एलिमेंट्स लगते हैं, अब वो एलिमेंट कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है, क्या उसका वो प्रोसेस है, वो तो आपका इन्फॉर्मेशन बढ़ाने के लिए है पार्ट, है ना? तो ये सारी चीज़ें हम आगे शेयर करेंगे आपसे, आपको इस लेक्चर के दौरान में। जैसे हम सारे लोग एक बार इकट्ठे हो जाएंगे, एक बार रिपीट करूंगा मैं इस इन्फॉर्मेशन को, इस लेक्चर के दौरान में हम इसको आगे डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। एक हमारे डॉक्टर हैं निवास शर्मा जी, बिहार से, तो मैं अभी उनका एक फ़ोटो चेक कर रहा था। रुकिए प्लीज़। मैं ये फ़ोटो इसलिए दिखाना चाहता हूँ, ऐसे बहुत से डॉक्टर हैं हमारे जिनको अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, पर
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर हम एज इलेक्ट्रोपैथ अपने इलेक्ट्रोपैथ एक्सप्लेन करना चाहें कि इलेक्ट्रोपैथी क्या है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको इस फोटो के जरिए बताना चाहूँगा। इसकी मैं ज़रा ब्राइटनेस कम करता हूँ स्क्रीन की। ओके, दिख रही है फोटो आपको? अच्छा, एक दिखाई दे बच्चे रहा है। एक बच्चे की फोटो है, उसमें जो उसका बिफोर का फोटो है, उसमें देखिए कितना ज़्यादा जख्म है और कितने ज़्यादा उसके फेस को देखिए, उसकी बॉडी को देखिए, जख्म देखिए कितना सवेयर जख्म है। जी जी। और इन्होंने मात्र 8 दिन के अंदर उस बच्चे के अंदर क्या चेंज है, देख सकते हैं ना आप? हाँ, बहुत चेंज है। जी। अब मैं निवास जी, आप ऑनलाइन हैं, मैं आपसे बात करूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी बोले, पर उससे पहले आपको जो मैं कहता हूँ उससे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोपैथी की एक ना खासियत बताना चाहता हूँ। इलेक्ट्रोपैथी ना बीमारी के जब पर्सन आपके पास कभी शुरू के बीमारी के शुरू में आता है ना, तो वो उसको बड़े आराम आराम से ठीक करती है। जब वो आपके पास बीमारी के बीच में आता है, तो वो उसको थोड़ी स्पीड से ठीक करती है। पर जब उसकी बीमारी ऐसे लाइलाज हो जाती है और अगर उसको दूसरे शब्द में बोला जाए कि अब ऐसा लगता है कि ये बचेगा नहीं इंसान, तो उस समय इलेक्ट्रोपैथी का जो रिजल्ट होता है ना, वो बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट है। तो कई बार जैसे हमारे जब सीनियर बैठते हैं, तो वो एक दूसरे से ये डिस्कस करते हैं कि अगर पेशेंट हमारे पास मरते वाले समय पे ज़्यादा आए ना, तो वो बच जाएगा। कई बार, क्योंकि मेरे अगर रिजल्ट की बात की जाए, तो आपको जितनी बॉडी के अंदर जितनी ज़्यादा थकान हो जाती है ना उस समय, और वो पेशेंट बड़ा ज़्यादा बीमार कष्ट सर जी, आपको साउंड नहीं आ रहा है। सॉरी, आवाज़ क्लियर नहीं है? निवास सर, आप ऑनलाइन हैं? तो प्लीज़ एक बार अपना माइक ऑन करेंगे, कैमरा ऑन करेंगे? सर, जी सर। अच्छा, थोड़ा-सा बताइए, इस पेशेंट के बारे में बताइए। वो बच्चा सर चाय से जला हुआ था सर। ओके। हाँ, हमारे पास आया तो हमारे गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर में था। जी, तो हम उसको ये एलोपैथ तो दवाई दे नहीं सकते थे, जी, वहां जा भी नहीं सकते थे, तो हम वो बुक में जो है बर्न वाला सर, जी। हाँ उसी को उठा के दे दिए। और आज गए थे वहां देखने के लिए, तो बच्चा बहुत जो है बहुत अच्छा से खेल कूद रहा था और बहुत अच्छा देखे जो। जी, बिल्कुल। एक ऐसे ही कुछ अगर मैं आपको और केस के बारे में बताऊँ, तो हमारे पास्ट में कुछ डॉक्टर्स के किसी का एक्सीडेंट हुआ था, किसी को सडनली कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन आ गई, ऑपरेशन के लिए सजेस्ट कर दिया गया और उन्होंने ऑपरेशन कर भी दिया। तो डॉक्टर ने, अब मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ हमारे डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर जी का भी। तो डॉक्टर ने बोला कि इसकी हीलिंग आपकी मिनिमम 6 मंथ टू 8 मंथ में इसकी हीलिंग होने वाली है, ठीक है? और चूँकि बोला इतना समय लगता ही लगता है। और जब उन पर्सन ने हमारा जब मेडिसिन वो इनटेक कर रहे थे, इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन इनटेक कर रहे थे, तो जिस हीलिंग को उनको 3 मंथ लगते हैं, वो उनकी विदिन 30 डेज़ कंप्लीट होगी। और जो हीलिंग उनकी टिश्यू एंड टेंडन लेवल की हीलिंग 6 मंथ टू 8 मंथ में होती है, वो 2 एंड हाफ मंथ के अंदर कंप्लीट हो गई। तो डॉक्टर ने जो उनका ऑपरेशन जो 6 महीने के बाद करना था, उसने वो साढ़े 3 महीने के बाद ऑपरेशन कर दिया। तो उस डॉक्टर ने खुद बोला कि अमूमन क्या, हमें हर पेशेंट में ये जो ऑपरेशन है वो 6 महीने के बाद करना पड़ता है, अगर इस लेवल की कंडीशन हो। तो ये पावर है इलेक्ट्रोपैथी की हीलिंग की, क्योरिंग की। तो आज हम अपने लेक्चर्स में कुछ इसी सॉरी आज हम अपने लेक्चर्स में कुछ इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। और अभी जो हमारा, जैसे कि आप सबको मालूम है कि जो हमारे गेस्ट लेक्चरर हैं, वंदना मैम हैं, अभी वो हमारे को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे कुछ दिन के लिए, पर मोस्ट प्रोबेबली अगले 2 से 3 दिन में वो हमें ज्वाइन करेंगे। तो हम उनका जो एक शेड्यूल चल रहा है उसको पूरा करवा के फिर हम गेस्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। हम अपने गेस्ट लेक्चर्स में आगे बढ़ेंगे उसमें। और आज हमारा जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, उसका सेकंड पार्ट भी स्टार्ट होने वाला है।
और जैसा कि आप लोगों को अभी मैं बता चुका हूँ कि सारे जो उसके नोट्स हैं वो मेरे पास आ चुके हैं। मैं आपको ऑनलाइन वो नोट्स शेयर कर दूंगा और मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसको ऐसे प्रिंट आउट करवा के उसको स्टडी करेंगे अगले 1 हफ्ते के अंदर। नेक्स्ट थर्सडे तक का समय दिया जाएगा आपको। थर्सडे को आप हमारे साथ क्वेश्चन अपने शेयर करेंगे और उस क्वेश्चन के बेस के ऊपर हम फ्राइडे को एक सेशन रखेंगे जिसमें हम आपका थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपसे करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली आपका इस मंथ के बिगिनिंग में ही हो सकता है कि एक दिन हम अर्ली सेशन रखें, तो उस दिन हम आपको अपने कुछ डॉक्टर्स को लाइव प्रैक्टिस करते हुए दिखाने वाले हैं। तो ये भी चीज़ हम आपको थोड़ा सा करेंगे। तो जल्दी ही ये सारी फैसिलिटीज़ आपको देने की हमारी कोशिश है, ये सारे एक्सपोजर्स आपको देने की हमारी कोशिश है। नया साल शुरू हो रहा है, आप जो भी पर्सन अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं और कुछ समय तक जुड़ चुके हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कंपनी का एक ना क्लिनिकल एक्सपोजर प्रोग्राम होता है, एक हमारा कंसल्टेंसी प्रोग्राम होता है जिसमें आप डायरेक्टली हमसे बात करते हैं और हम पेशेंट को कंसल्ट करते हैं। दूसरा होता है क्लिनिकल एक्सपोजर प्रोग्राम। उसके अंदर आप क्या करते हैं कि हमारे जो बहुत अच्छे परफॉर्मिंग डॉक्टर्स होते हैं, अभी अगर मैं आपको बताऊं, इन शॉर्ट में बताऊं, तो महाराष्ट्र में मान लीजिए आपको 100 टू 150 ऐसे पर्सन मिलेंगे जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत अच्छी उनकी डेली ओपीडी है, तो आप उनको भी विजिट कर सकते हैं। पर अब महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा स्टेट है, तो आपको मान लीजिए हो सकता है नियरेस्ट डॉक्टर आपसे 200 किलोमीटर दूर हो, 300 किलोमीटर दूर हो, है ना, और आपको वहां पे एक डॉक्टर देखने को मिलेगा। अगर सेम बात हम यूपी बिहार की, अगर हम बिहार की बात करें, तो बिहार में भी आपको इस समय अराउंड 50 to 70 ऐसे डॉक्टर मिलेंगे जो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं और जिनकी डेली ओपीडी बहुत अच्छी है। आप उनके पास अगर विजिट करते हैं तो आप जब उनको पेशेंट चेक करने को देखेंगे, वो कैसे उनको चेक कर रहे हैं, अभी मैं बताऊंगा इसको हम क्लिनिकल एक्सपोजर को हम करते कैसे हैं, उसके बारे में पूरा मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल सर। ठीक है सर। तो आ रही है। जी ठीक है, जी ठीक है। तो उसमें और अगर बात करूं मैं उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड की बात करूं, तो मोर देन 600 to 700 डॉक्टर्स वहां पे भी है। तो उसमें भी आपको मान लीजिए हो सकता है कि 100 किलोमीटर के दायरे पे एक डॉक्टर देखने को मिल जाए, 2 डॉक्टर देखने को मिल जाए। फिर उससे ऊपर और आ जाइए, तो दिल्ली की बात करेंगे अगर हम, दिल्ली और दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के एरिया की, तो वहां पे भी 70 से 80 डॉक्टर हमारे बहुत अच्छा वर्क करने वाले जो प्योर ईएच में और प्योर रोबिसन के साथ काम कर रहे हैं। और आप उससे थोड़ा और ऊपर आ जाइए, हरियाणा में आ जाइए, तो हरियाणा में मोर देन 300 से ज़्यादा डॉक्टर हमारे ऐसे हैं जो प्योर ईएच के अंदर वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छी प्रैक्टिस है उनकी। पर उसमें भी हो सकता है कि नियरेस्ट आपका 100 किलोमीटर के आसपास का डॉक्टर हो। पर अब हम आते हैं पंजाब में। पंजाब का जो टोटल दायरा है वो 300 बाई 400 किलोमीटर का दायरा है। तो उसमें से दायरे के अंदर आपको मोर देन 1200 डॉक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। उन 1200 में से मोर देन 50 जो है वो हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं और मोर देन 700 to 800 डॉक्टर्स जो है जो आइकॉनिक क्लिनिक, जिनका जो क्लिनिक है वो बहुत बड़ा क्लिनिक है। मान लीजिए अगर एक छोटा क्लिनिक 50 बाई 25 का है, तो उनका मिनिमम 50 बाई 100 का क्लिनिक है उनका। तो इस लेवल के क्लिनिक वाले डॉक्टर आपको देखने को मिलेंगे। तो वहां पे क्या कि आपको हर 20 से 25 किलोमीटर के अंदर ना आपको एक डॉक्टर देखने को, बढ़िया प्रैक्टिस करते हुए इलेक्ट्रोपैथी में डॉक्टर देखने को मिल जाएगा। और जब आप उनके पेशेंट चेक करेंगे तो दिन में कम, अगर मान लीजिए वो 100 पेशेंट चेक कर रहा है ना, 100 नहीं चलिए 50 पेशेंट चेक कर रहा है, तो 50 में से 15 पेशेंट उनके कोई महाराष्ट्र से आया होगा, कोई कर्नाटका से आया होगा, कोई कहाँ से आया होगा, कोई कहाँ से आया होगा। इतने दूर दूर के भी आपको उनके पास पेशेंट देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए अगर किसी को अपने एरिया के पास वाले डॉक्टर के पास जाना है तो हम वहां पे भी सजेस्ट कर देते हैं। अदरवाइज हमारा एक मकसद क्या रहता है कि आपको, मान लीजिए आप हमारे पास 2 दिन के लिए आए, 2 दिन में हम आपको 3 से 4 ऐसे क्लिनिक दिखाएं जहां पे बहुत ज्यादा पेशेंट आपको देखने को मिल रहे हैं और डिफरेंट तरह की प्रैक्टिस देखने को मिल रही है। अब मान लीजिए महाराष्ट्र में आपको जाना है, आपको 2 तरह की प्रैक्टिस देखनी है, तो आपको 200 से 300 किलोमीटर का गैप, फासला डिसाइड करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो पर्सन मिलेगा, है ना। पर वही पंजाब में आपको 20 किलोमीटर के अंदर आपको 3 पर्सन ऐसे 3 डॉक्टर मिल जाएंगे कि आप उनके पास, मान लीजिए आज 2 दिन का समय है, 4-5 घंटे एक पर्सन के पास बैठे, फिर नेक्स्ट 4-5 घंटे दूसरे पर्सन के पास बैठे, अगले दिन जाके 4-5 घंटे आप एक पर्सन के पास बैठे, और इस तरह से आप उनके साथ उनकी प्रैक्टिस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब इसको आप परफॉर्म कैसे करते हैं उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस पर्सन के पास बैठे, 5 घंटे में उसके पास 20 पेशेंट आए। अब हर पेशेंट का वो डायग्नोज बनाएगा
जब वो डायग्नोज बना रहा है और उसी समय सेम आप भी उसका डायग्नोज क्रिएट करवाएगा, वो आपको बोलेगा कि आप इनका एक डायग्नोज क्रिएट कीजिए। वो अपने नोटबुक पे उसका डायग्नोज बनाएंगे, आप अपने नोटबुक पे डायग्नोज बना रहे हैं ना। फिर वो आपको बोलेंगे आप सिलेक्शन ऑफ रेमेडी कीजिए। वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करेंगे, वो अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करेंगे। जब वो पेशेंट चले जाता है, फिर आप और उनमें डिस्कशन होता है कि फिर जो उनके डायग्नोज में क्या डिफरेंस है, आपके डायग्नोज में क्या डिफरेंस आया, उनकी सिलेक्शन ऑफ रेमेडी में क्या डिफरेंस है, आपके सिलेक्शन ऑफ रेमेडी में डिफरेंस कैसे आया। अब जो एक्सपर्ट डॉक्टर है उसका सिलेक्शन बहुत परफेक्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए वो एक तरह के डिजीज के 100 पेशेंट देखता है, तो 100 में से 95% जो पेशेंट है उसके वो पूरी तरह से ठीक हो रहे हैं। वहीं पे अभी हो सकता है कि आपने अगर 100 पेशेंट देखे तो आप 30-40 को ही ठीक कर पाए, है ना। तो आपका रिजल्ट रेशो कहीं ना कहीं पे लैग कर रहा है। तो वो पर्सन उसने वो जो डायग्नोज है वो क्यों बनाया, उसने जो प्रिस्क्रिप्शन है वो क्यों क्रिएट की। जब आपने उसके रिगार्डिंग जब डिस्कशन होती है तो काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके अंदर शेयर होती है। तो ये हमारा क्लिनिकल एक्सपोजर प्रोग्राम होता है। तो मैं आपको इनवाइट करूंगा कि आप लोग चाहें तो उसमें आ सकते हैं। 11 जनवरी को हमारा प्रोग्राम भी है, जो स्टेट प्रोग्राम जो होता है हिमाचल पंजाब का। और उसमें डॉक्टर संजीव सर भी जाने वाले हैं। फिर उसके अलावा उत्तर प्रदेश में हमारा प्रोग्राम है जो डॉक्टर आरपी सिंह जी, डॉक्टर वंदना राजपूत मैम हेल्ड करने वाले हैं। उसके अलावा हमारा महाराष्ट्र में प्रोग्राम है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे है। और उसके अलावा धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में हमारा जो इंस्टीट्यूट है RIEF का इंस्टीट्यूट, सर्वोदय इंस्टीट्यूट, वहाँ पे हमारा मैटी सेलिब्रेशन का प्रोग्राम है। तो आप उन प्रोग्राम्स में भी आ सकते हैं। पंजाब के लिए आप इनवाइट करते हैं कि वहाँ पे आपको एक तो डायरेक्ट ट्रेन की फैसिलिटी मिल जाती है कि आप डायरेक्टली ट्रेन से वहाँ तक एकदम से आ सकते हैं। यूपी उत्तराखंड वाले तो अपने टीम के साथ ही जाएंगे, नो डाउट। पंजाब वाले जो हैं वो अगर कोई और पर्सन आता है वो 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा लेकर आए, ताकि उन्हें जो ये क्लिनिकल एक्सपोजर प्रोग्राम है इसके अंदर उनको थोड़े से क्लिनिक्स को विजिट करवाया जा सके। और इसके अंदर आपको जो अगर मान लीजिए कोशिश कीजिए कि आप प्रोग्राम से पहले आ जाएं, 2 से 3 दिन पहले, तो हो सकता है कि आपको डॉक्टर संजीव सर भी देखने को ज़्यादा उनसे डिस्कशन या बात करने का मौका मिल जाए। तो इस तरह से आपको काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये था हमारा एक इनवाइट आपके लिए जो मैटी जयंती के ऊपर। और थोड़ा सा मुझे आपको क्लिनिकल एक्सपोजर प्रोग्राम के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन देना था। क्योंकि जब हमारा कोई डॉक्टर हमारे साथ 5-6 महीने 1 साल के लिए चल लेता है और उसको रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, पर कुछ दिक्कतें अभी भी उसको आ रही होती हैं, तो जब वो क्लिनिकल एक्सपोजर प्रोग्राम को विजिट करके जाता है ना, तो उस समय जो उसका मेंटल लेवल क्रिएट होता है वो एक बहुत चेंज और बहुत अलग होता है। और जो रिजल्ट उसको मान लीजिए 20%, 30%, 40%, 50% मिल रहा होता है, वही उसका रिजल्ट एकदम से मोर देन 80% में चला जाता है। हाँ, शर्त इसकी एक ही है कि आपको मिनिमम 20 to 30 पेशेंट को इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन में रविसन की मेडिसिन से चेक किए होना चाहिए। इसमें हम न्यू कमर को इनवाइट नहीं करते हैं, क्योंकि न्यू कमर को तो कोई आइडिया नहीं है कि उसको बात किस चीज पे करनी है ना। ऐसा नहीं, उसका अपना एक एक्सपीरियंस होगा, पर उसका हमारे प्रोडक्ट से एक्सपीरियंस नहीं है ना। मान लीजिए मेरा डॉक्टर बोले कि मैंने इसलिए ये S6 का यूज किया, अब न्यू कमर बोले इसमें तो S2 भी यूज हो सकता है। हम दूसरी कंपनी का यूज करते थे, हम S2 देते थे। ये बात अलग है कि उसको S2 देने से क्या रिजल्ट आया क्या नहीं आया, वो बात की बात है। पर कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ डायल्यूशन या कोई भी डायग्नोज जो है वो तभी क्लियर होगा जब उसने उस पर्टिकुलर कंपनी या प्रोडक्ट से रिजल्ट लिया होगा। तो ये हमारा एक रहेगा। उसके बाद अभी कुछ देर में हमारे जो लेक्चर के लिए शुभम जी भी जुड़ जाएंगे। मोर देन 50% हमारे साथ अभी जुड़ चुका है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि जो ये लेक्चर्स जो अभी तक एनाटॉमी फिजियोलॉजी पे लेक्चर हुए हैं वो सारे मेरे पास आ चुके हैं। जब अभी शुभम जी लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिस समय, उस समय मैं वो हमारे ग्रुप्स में डाल दूंगा। किसी को अगर अवेलेबल ना हो तो वो अपने ग्रुप लीडर को बोले कि उसको वो आपको जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लेक्चर है उसको वो अवेलेबल करवाए। और आप लोग इन लेक्चर्स को अपने पास प्रिंट करवा के जरूर रखें। और आपके पास अभी फ्राइडे है, उसका सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, वेंसडे, आपके पास 4 दिन का समय होगा जिसमें आप इनको एक बार रीड आउट करें और उसके बाद उसका क्वेश्चन क्रिएट कर लें, ताकि थर्सडे को आप हमसे क्वेश्चन शेयर कर दें और फ्राइडे को हम एक लेक्चर रखें
सेशन रखें जिसमें हम आपको उन क्वेश्चंस का रिप्लाई करें। तो इसी के साथ मैं हमारा जो डेली जो सेशन है मैं उसकी तरफ को बढ़ूंगा। जी सर, ग्रुप कौन सा कहलाया? ग्रुप कौन से ग्रुप में? सर आप एमपी वाले ग्रुप में जुड़े हुए हैं ना? सर हमारा जो है, हाँ। हेलो, जी सर। हम मतलब मेरे पास कोई मैसेज नहीं आ रहा है सर, उसको जो यूट्यूब में डालते हैं सर। सर आपका ग्रुप कौन सा है, किस ग्रुप में जुड़े हुए हैं आप? बस इसी में जिसमें हम आपसे बातचीत हो रही है सर। रबिसन इंडिया इलेक्ट्रो में फार्मा वाला ना? जी, तो रिविजन में मेरा नहीं जुड़ा हुआ है सर, जरा तो मेरा नंबर को जोड़ दिया जाए सर प्लीज। ठीक है, आप प्लीज, आपके पास मेरा नंबर है ना? जी हाँ सर, हम उस दिन भी कॉल किए थे लेकिन हाय नहीं जुड़ हाय का पाए। मैसेज भेज दीजिए मुझे एक बार ना, मैं चेक कर लेता हूँ सर। इसी नंबर पे नहीं, सर। जिसका जी भी जी जी भेजना आपके पर्सनल नंबर पे सर। जी जी जी, जो आपके पास मेरा नंबर है उसके ऊपर भेज दीजिए आप हाय का मैसेज, मैं आपको दूसरे ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा सर। अच्छा अच्छा। ठीक है। आज भी हम चार्ट को ही डिस्कस करने वाले हैं। टेम्परामेंट वाले चार्ट के लिए मैंने थोड़ा सा सर से टाइम मांगा है, डॉक्टर संजीव सर से। तो अभी मान लीजिए 11 तारीख के बाद अगर उनको टाइम लगता है, क्योंकि अभी हम लोगों का एक जो ऑनगोइंग जो शेड्यूल होता है वो भी स्टार्ट होने वाला है। तो 11 तारीख के बाद अगर टाइम लगता है तो उस समय वो आपको करवाया जाएगा, या फिर उससे पहले अगर टाइम लगता है बीच में तो हम आपको करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली 11 तारीख से पहले ही हमारा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको लाइव डॉक्टर प्रैक्टिस के बारे में जो दिखाएंगे, तो वो हम एक दिन पहले आपसे शेयर कर दिया जाएगा कि दिन में आपको 10 से 11 के बीच में, 12 के बीच में जो भी आपको जुड़ना है उस 1 से 2 घंटे के लिए आप उसमें जुड़ेंगे हमारे साथ, और इस चीज़ को आप परफॉर्म करेंगे। आपके सामने वो जो प्रैक्टिस है जो वो परफॉर्म की जाएगी, तो उसको भी हम आपको दिखाएंगे सर। आज भी हम एक चार्ट को ही डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैं रेमेडीज पे जाने से पहले, कि जो आपका प्योरली रेमेडीज पे जाने से पहले, जैसे कि स्केलेटल सिस्टम का कौन सा है, मस्कुलर सिस्टम का कौन सा है, उस पे जाने से पहले थोड़ा सा हम जो पर्टिकुलर ऑर्गन बेस पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये चार्ट नंबर पेज नंबर 71 पर है आपका, और पेज नंबर 71 ऑफ गाइड टू क्लिनिकल प्रैक्टिस। इस चार्ट का नाम है साइड वाइज बॉडी ऑर्गन एंड देयर रेमेडीज, कि बॉडी ऑर्गन और कौन सी रेमेडी होती है उसके लिए। और साइड वाइज, मान लीजिए हार्ट की राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, तो इस तरह से उसके ऊपर आपको जो रेमेडीज हैं उसके हम डिस्कस आपको बताने वाले हैं। ये आपको पूरे चार्ट के ऊपर मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो ये चार्ट, इसका जो बड़ा चार्ट है ये भी हम जल्द ही आपको प्रोवाइड करवाएंगे। हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके पास आ जाएंगे तो वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ के एंड तक उन तक पहुंच जाएंगे इसके बड़े चार्ट। 3 चार्ट आपके पास है, जिसके अंदर जो आपको कल टेम्परामेंट के बारे में बताया था, फिर उसके बाद पल्स डायग्नोसिस के बारे में बताया गया चार्ट है, और एक और उसमें एक चार्ट है हमारा। तो ये 3 चार्ट आपके पास ऑलरेडी हैं, और उसके अलावा जो अदर चार्ट्स हैं वो आपको हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से मिल जाएंगे। आप उनसे मांग भी सकते हैं, इस मोस्ट प्रोबेबली इस महीने के एंड तक आप तक पहुंच जाएंगे वो। तो आज का जो हमारा पार्ट रहने वाला है, हम उसको ब्रेन टू टो करेंगे। अब इसमें पहले आपको क्या चीज करना है, जब आप इस चार्ट को स्टडी करेंगे, इसको आप चार्ट को पाएंगे, आपको 4 भाग में आपको बांटा गया चार्ट है ये। 4 भाग में जब आपकी अपर साइड ऑफ बॉडी है, अपर साइड ऑफ बॉडी, इसके आप कौन सी रेमेडी यूज कर रहे हैं? S1। अपर साइड मींस अबव देन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, आपका लीवर से ऊपर का जो एरिया है उसके लिए आप कौन सी यूज कर रहे हैं? S1। और उसके बाद राइट साइड का मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, और आपका चेस्ट एरिया हो गया, चेस्ट से नीचे वाला जो आपका एरिया हो गया, तो उसमें आप कौन सा यूज कर रहे हैं? S2। अब अगर लेफ्ट साइड की बात करें,
जिसमें आपका पैनक्रियाज आ जाता है और स्टमक आ जाता है लेफ्ट साइड। तो उसमें आप किस चीज का यूज कर रहे हैं? S5। और अगर लोअर बॉडी की बात करें, लोअर बॉडी मतलब बिलो द पेल्विस लाइन, बिलो द पेल्विस लाइन में आपका यूरोजेंटल पार्ट आ जाते हैं, एनस आ जाता है और आपकी लेग्स आ जाती हैं। तो बिलो जो लोअर साइड है वो उसमें आपका ये पार्ट आ जाते हैं। तो उसमें आप यूज कर रहे हैं S10। आपको एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा। अपर साइड ऑफ बॉडी अबव देन GIT ट्रैक, मतलब आपका लीवर से ऊपर वाले साइड पे, मतलब छाती जितना इससे ऊपर वाला जो एरिया है, इसके लिए आप यूज कर रहे हैं S1। फिर अगर आप बात करें छाती से पेल्विस के बीच में, तो उसमें आपका लेफ्ट साइड आ गया और राइट साइड आ गया। लेफ्ट साइड के लिए आप यूज कर रहे हैं S5, जिसमें आपका मान लीजिए स्टमक आ गया और आपका इंटेस्टाइन आ गई, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन आ गई, उसमें आप यूज कर रहे हैं S5। जो मेजर बड़ी रेमेडी आपको यूज करनी है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है और आपको लग रहा है कि बॉडी के इस हिस्से में दिक्कत है, तो आप इस रेमेडी का यूज कर सकते हैं। वहीं पे अगर राइट साइड ऑफ बॉडी है, जिसमें आपका लीवर आ जाता है, जिसमें आपका पैनक्रियाज आ जाता है, गाल ब्लैडर आ जाता है, फिर उसमें आपका स्मॉल इंटेस्टाइन भी आ जाता है, तो उसमें आप क्या देंगे? S2। और लास्ट है हमारा लोअर पार्ट, जिसमें आपका यूरोजेंटल पार्ट आ जाते हैं, मेल एंड फीमेल यूरोजेंटल पार्ट आ जाते हैं। और उसके अलावा आपका NS आ गया, जो आपका एक्सक्रीशन के लिए। उसके नीचे की टांगे आ गई, लेग्स आ गई, तो इसमें आप देंगे इन्हें S10। तो ये आपको जो 4 रेमेडी बताई गई है, ये इस तरह से बताई गई कि अगर आपका पेशेंट आता है, वो आपको बताता है मुझे ऊपर सर में, मुझे छाती के पास में, मुझे कंधों में दर्द हो रही है, पर उसके टेस्ट रिपोर्ट भी सब कुछ नॉर्मल है और आपको समझ नहीं आ रहा इसका क्या वैल्यूएशन होना चाहिए, तो उस समय आप उसको S1 दे सकते हैं, है ना। तो ये जो ये इंफॉर्मेशन है, ये आपको ये बताने के लिए दी गई है। आगे बढ़ूं इससे पहले किसी को कोई कंफ्यूजन इतने से इंफॉर्मेशन में? S1 सर किसी को भी दे सकते जी? वो यूनिवर्सल रेमेडी की एक बात अलग हो जाती है। सेकंड पॉइंट पे जो अभी आपसे इंफॉर्मेशन दी गई, उसमें हमने एक जनरल डिस्कशन के तौर पे दिया है कि अगर आपको छाती से ऊपर कहीं पे भी दिक्कत देखने को मिल रही है और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या दिक्कत है, उस समय आप S1 दे दीजिए, है ना। अगर लेफ्ट में दिक्कत देखने को मिल रही है तो S5 दे दीजिए, राइट में देखने को मिल रही है तो S2 दे दीजिए, नीचे की बॉडी में देखने को मिल रही है तो S10 दे दीजिए। और वो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे क्या है वो भी आपको स्पेसिफाई किया गया। टेम्परामेंट से कोई मतलब नहीं? तो देखिए टेम्परामेंट तो डायग्नोज के लिए भी काम आया आपका। फिर सेकंड स्टेज पे, जब सेकंड स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट है, उसमें आपको ट्रीटमेंट देने में भी काम आया। अभी तो हम पहली बार की मेडिसिन की बात कर रहे हैं ना। पहली बार की मेडिसिन तो आपको ऑर्गन सिस्टम के बेस पे देनी पड़ेगी ना। अच्छा अच्छा। सर देखिए, मुझे नहीं मालूम कि आपकी इंफॉर्मेशन किस लेवल तक है इलेक्ट्रोपैथी को लेके, पर मैं आपको एक बात बड़ी सिंपल बताऊंगा कि जब कोई पर्सन बीमार होता है ना, तो हम उसे पहले बीमारी की तरफ को लेके बीमारी की तरफ को उसको सोचने की कोशिश करेंगे ना। फिर उसके बाद उसकी शरीर की जब उससे थोड़ा सा आराम आना शुरू होगा, जब उसके शरीर में इतनी ताकत बनेगी कि अब उसकी बीमारी से उसको लड़ने की ताकत हो रही है, उसकी बीमारी को राहत आ रही है, तो उसी समय फिर उसके मेन उपचार की तरफ को जाया जाएगा ना। अगर आप किसी भी पद्धति में चले जाए तो पहले फर्स्ट, जिसको बोलते हैं फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, तो उसको पहले फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया जाता है। चाहे उसको आप एक्सपेरिमेंटल डोज बोल दीजिए या उसको आप जो मर्जी नाम दे दीजिए। तो पहले आप उसको एकदम से उसको बीमारी का इलाज नहीं किया जाता ना। पहले उसके जो शारीरिक दुविधा है उसका इलाज किया जाएगा, उसके बाद फिर उसकी बीमारी के साथ जोड़ के उसको उसकी तरफ जाया जाएगा। आपका माइक ऑफ है, अगर आपका कोई कंफ्यूजन है तो एक बार बोल दीजिएगा सर। नेक्स्ट वन प्लीज। नेक्स्ट पर्सन, किसी का कोई क्वेश्चन हो?
सर एक पेशेंट है जी सर। जो हमेशा बोलते हैं कि हमारे सर के अंदर लगता है कुछ स्पीड चल रहा है, मतलब अल्कोहल टाइप का, कुछ सेंसिटिव टाइप का है। जी। उसमें हमने दिया था, S1 दिया था उसमें, और स्टेट भी दिया था, जी। लेकिन उसमें मतलब 20% फायदा हुआ, उससे ज्यादा नहीं हुआ है। F1 वर्वन वाई भी दिया आपने साथ में? नहीं, वो नहीं दिया है। हाँ तो अब S1 सुबह दिया है, S10 शाम को दिया है। जैसे S1 F1 वर्वन वाई का एक फॉर्मूला बना के दे दीजिए आपको। अच्छा, ठीक है सर। इसमें आपको F1 एंड वर्वन तो देना ही पड़ेगा ना। अच्छा, तो साथ देना है ना? हाँ, उसको सपोर्ट करने वाली वाई ही होती है। जी, ठीक है सर भाई। वर्वन तो देना ही पड़ेगा आपको। आज मैं दूंगा तो शाम को। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है सर, फिर जैसा बताऊंगा। जी सर, बिल्कुल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर मेरा कहना है कि मतलब उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी क्या क्या डाल सकते हैं सर, S1 S2 S5 S10 के साथ? मैम जो बेसिक हमारा पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रिसिटी के कॉम्बिनेशन पे चलेंगे आप, पर इसमें आपका जब आप सिंगल फॉर्मूला दे रहे हैं तो आपको इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी देनी ज़्यादा चाहिए, पॉजिटिव या न्यूट्रल। तो रेड, ब्लू और व्हाइट में से कोई भी आप उस समय दे सकते हैं। बॉडी में अगर हाइपर सिम्टम है तो रेड मत दीजिएगा, ज़्यादा बड़े हो सिम्टम तो रेड मत दीजिएगा, ब्लू दे दीजिएगा। अगर लगता है कि बहुत ही ज़्यादा और भी खराबी है तो ब्लू और रेड को छोड़ के डब्ल्यू ही दे दीजिए। अगर लगता है कि नॉर्मल सिम्टम है तो उसमें आर ही दे दीजिए, क्योंकि आपका हीलिंग फॉर्मूला है ना। जी जी। फिर से बताइएगा सर, क्या इलेक्ट्रिसिटी क्या बताएं, नॉर्मल में, हाइपर में? अगर मान लीजिए हाइपर कंडीशन है, बहुत ज़्यादा सिम्टम है, तो उस समय आप उसमें आर ही नहीं दे सकते ना। बहुत बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी मतलब असहनीय कंडीशन में है तो डब्ल्यू ही दे दीजिए, वाइट इलेक्ट्रिसिटी। अगर सहन योग्य है पर थोड़ी ज़्यादा कंडीशन है, बार बार होने वाली कंडीशन है, तो ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। और अगर कंडीशन होती है, कभी कभी आती है, तो उस समय आर ही दे देना है। और इसी को आप एज इट इज चेंज भी करने वाले हैं। मान लीजिए जब आपके पास वो पहली बार आया, बहुत ज़्यादा कंडीशन में था, तो आपने उसको डब्ल्यू दिया। 2 हफ्ते के बाद वो वापस आया, बोला कि मुझे आराम है थोड़ा सा, तो आपने डब्ल्यू करके उसको बीई कर दिया। अगली बार आया, बोला मुझे और थोड़ा आराम हो चुका है, तो बीई से चेंज करके आपने उसको आर ई कर दिया है ना। इस तरह से आप उसको लेके जाएंगे। थैंक यू सर। जी। हेलो सर। जी सर। जी। सर अभी मैं पहली बार इस मीटिंग में होस्ट कर रहा हूँ सर। जी। जी। तो सर अभी प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा हूँ, करने वाला हूँ प्रैक्टिस में। जी। लेकिन अभी मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है सर कि मेरे लेफ्ट साइड जो ब्रेन है अपना, ये लेफ्ट साइड ऊपर, जी। इसमें दर्द हो रहा है और कान तक नीचे आ रहा है और चक्कर आते हैं सर। आपने कभी कोई रिपोर्ट वगैरह या कोई भी सीटी स्कैन वगैरह कुछ ऐसा करवाया था? सीटी स्कैन तो नहीं कराया है। अब ये सडनली मतलब 1-2 महीने से देखा मैंने, जैसे साउंड तेज होता है ना, तो मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ से दूर हो जाए, गिर जाएंगे, चक्कर आ जाएगा। तो आप इसको दिमाग से कान की तरफ को सोचेंगे या कान से दिमाग की तरफ को सोचेंगे? नहीं, ऊपर से नीचे साइड सर। ओके। मतलब ऊपर जो अपना ये लेफ्ट वाला ब्रेन है ना, हाँ ये जी। ऊपर से कान के नीचे अपना पीछे हिस्से में आ रहा है दर्द। आपके पास हमारा रेमेडी पड़ा है? अभी मैं जाने वाला हूँ प्रदीप सोनी जी के पास में। ठीक है। आप उनके पास जब जाएंगे रेमेडी तो ले आइएगा, साथ में S1 F1 वाई का ना एक जी सोल्यूशन बनवा लीजिएगा जी सर। D5 में। कुछ नहीं करना, आपने हर 2 घंटे में पहले 5 बूंदे पीनी है, फिर जी देखना है, नोट कर कीजिएगा कितना चेंजेस है। और जी कोई 1 हफ्ते के बाद उसको आप हर 2 घंटे पे 30 ml के साथ 5-5 बूंदे पीना शुरू कर दीजिएगा। जी सर। जी सर। इस तरह से 2 से 3 हफ्ते दवाई लीजिए, फिर बताइए कि आपको क्या चेंजेस आए उसमें, है ना। जी सर। जी सर। और मुझे जितना लगता है कि आप, जैसे आपने इसमें एक पॉइंट बताया कि आवाज का जो पॉइंट बताया ना, हाँ, जब आवाज आती है, ज्यादा आवाज आती है, उस समय ये ज्यादा होता है या उससे नॉर्मल भी जब ये हो जाता आवाज बहुत साउंड तेज आता है तो लगता है कि चक्कर आ जाएगा, गिर जाएंगे। है? जी। और नॉर्मल अगर आप मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह बैठे जहाँ पे आवाज नहीं है, बड़ी कम आवाज है, तो वहां हाँ पे तो आपको अभी ये पेन होती अभी है तो? हाँ, तो ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी मतलब एक मेंटली ये लग रहा है कि जी। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मतलब वही इसका ध्यान जाता इसका है। इसका मतलब आपकी जो कहीं ना कहीं पे जो आपकी ऑडिटरी नर्व है ना, उसमें हाँ कोई सिप्रेशन वगैरह या कोई भी कोई दिक्कत ऐसे आई होगी। क्या आप हाँ। कहीं कान में पानी पुनी तो नहीं रह गया था? नहीं, कभी कभी कुछ नहीं हुआ सर, कभी नहीं हुआ है। जी। जी। हाँ, तो कभी नहीं हुआ है। चलिए, आप एक बार जो बल्कि मैंने सर, आपको बताया S1 F1 वाई जो है, ये लेना शुरू जी कीजिए, और उसके जी बाद आप बताइएगा कि आपको क्या चेंजेस आए हैं ना। हाँ, पहले कभी सर पल्मोनरी थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी, निमोनिया हुआ था, जी। है जी। ना, जी। तो उसमें काफी मुझे प्रॉब्लम हुई थी, मतलब सांस लेने में सांस रुकती थी मेरी।
जी 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 जी। तो फिर काफी दवाई लेने के बाद ठीक हुआ हूँ, अभी अच्छा हो गया हूँ। ओके। हाँ, लेकिन अभी मैंने इसमें कदम रखा है सर अपनी रेमेडी में, और मैं चाहता हूँ कि मैं भी इसमें कुछ आगे करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें काफी कुछ तो बताया, भी मीटिंग हुई थी हमारे यहाँ जब। जी। तो हाँ जी सर। ओके, आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा S1F1YE, ये आप उनसे बनवा के भी ले लीजिएगा एक बार ना। यस D5। सर, थैंक जी। एनीवन एल्स? जी सर। हाँ सर, मैंने क्या बोल रहा था जी। मेरा दो 2 महीने का प्रेग्नेंट ये लेडीज है, हाँ जी। उनका कॉलिक पेन है, तो वहाँ पे भार ऑन द भार को यूज कर सकते थे? नहीं नहीं सर, आप उन्हें सिर्फ S1W ही दीजिए। फीमेल प्रेगनेंसी के अंदर हमें कोई भी अदर एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। सिंपल सा रेमेडी है S1 and W, चाहे उसको पेट में दर्द है, चाहे छाती में दर्द है, चाहे दिमाग में दर्द है, जहां मर्जी उसको कोई भी दिक्कत बन रही है, कॉम्प्लिकेशन, S1W ही उस दिन दीजिए और कुछ मत दीजिए। उस दिन मेरे पास एक लेडीज आया था, उनका 2 महीने का प्रेग्नेंट था, उनका पेट में दर्द हो रहा था, पहले नीचे में दर्द हो रहा था, उसके बाद छाती का दर्द आ रहा था, जी चक्कर आ रहा था। जी। फिर मैंने उनको पहले आने के बाद पहले F2W ही उनका पेट में लगाया था, तो वो ओके। दर्द बंद हो गया था। तो मैंने आपने बोला कॉलिक पेन के लिए वो यूज कर आपने सकते हैं उनको कि क्या नहीं कर किया था? अप्लाई किया था, डायरेक्ट अप्लाई किया था? सकते? हाँ। ओके। अप्लाई के लिए आप उसको जो मर्जी कीजिए, पीने के लिए आप उसमें S1W। नहीं, उसके लिए मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूज था कि भार यूज कर सकते कि नहीं कर सकते। नहीं, मैंने आप मैंने अप्लाई ये में, किया था। आप अप्लाई के लिए, जर्नल अप्लाई के लिए कर सकते हैं। जो ठीक आपको है, एक्सटर्नल ओके। अप्लाई करवाना है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो ठीक है। पीने के लिए S1W सिर्फ। प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट। हेलो। यस सर। सुनो सर, जी सुनाई दे रहा है सर? जी, डॉक्टर अक्षित सरकार जी ना? जी सर, मैं जी असम सर। से बोल रहा हूँ। जी सर। एक्चुअली मैं ट्रेन में हूँ, कभी कभी नेटवर्क आता है, कभी कभी नहीं आता है, अटेंड नहीं पा रहा हूँ। जी। तो पहले मैं नया साल का मेरा रविशन परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी सर। हाँ सर, तो एक प्रॉब्लम है, जो मैं स्पेसिफिक एसेंस लिए थे ना सर, जी जी जी। वो फंगस हो गया, वो तो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे अभी। नहीं सर, फंगस नहीं हुआ है। आप क्या कीजिएगा ना, मैंने अ, अभी देखिए, पहली बात तो ये है कि बहुत पहले गया था आपके पास, है ना? हाँ हाँ। और उसको आप 30 ml का प्रोडक्ट है, अगर आप उसको बार बार उसमें जब ओपन जाएंगे, एयर जाएगा, तो कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है? अच्छा। देखिए, फंगस का मतलब बड़ा सिंपल सा होता है। मान लीजिए आपका 30 ml का कंटेंट है, उसके अंदर हाँ अगर हाँ। फंगस बन के जब आप उसको डिस्टिल करेंगे, या मतलब आप उसको साफ करेंगे, तो मान लीजिए वो हम्म। 30 ml से कम होके वो 10 20 ml 25 ml हो जाएगा। कुछ चीजें उसमें कम हो जाएगी, ठीक है? आपको अच्छा इसको कुछ नहीं करना, जो फिल्टर पेपर होता है उससे आप इसको फिल्टर कर लीजिए एक बार। अच्छा। अच्छा और उसमें आप जब देखेंगे तो वो सारी चीज जो है, वो खट्टापन भी चला जाएगा, और अदर जो कंडीशन है वो भी सही हो जाएगी सर। अच्छा। तो वो एक्सटर्नल यूज कर सकते हैं ना सर? जी जी जी, एक्सटर्नल भी यूज कर सकते हैं, पर उसको साफ करना पड़ेगा आपको। ठीक ठीक, तो फिल्टर से वो फिल्टर करना पड़ेगा। जी, फिल्टर पेपर से फिल्टर कीजिएगा उसको एक बार। थैंक यू सर। और देखिए, थैंक यू 30 ml का जो चीज होता है, एक दूसरी बात, उसको कभी भी ऐसी जगह पे नहीं रखना चाहिए जहाँ पे धूप बार बार पड़ती हो, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। तो उसको, और ये बार बार ओपन होगा, उसके अंदर हवा जाएगी, एयर ऑक्सीजन जाएगी, तो ऑक्सीजन जब पानी से मिलती है तो चेंजेस आते ही आते हैं। पर वो हाँ, फंगस नहीं होता है, वो वाटर रेजिड्यू होता है, तो उसमें आपको कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे नहीं। ये वो जो स्पेसिफिकेशन जब निकलते हैं ना, तो जी, एक मिनट बोलिए। सर, तो वहां पर दिखाई देता है कि ये एक माने बिल्कुल, फंगस की तरह वो वहां पर जैसे है, विजिबल लाइन होता जैसे है। बनी हुई होती है ना, हाँ सर। लकीर जैसे, ऐसे तो पतला सा कपड़ा जैसा हो। हाँ 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 हाँ। जी, कोई बात नहीं, आप उसको जब फिल्टर करेंगे तो वो निकल जाएगा, और दिखेगा भी नहीं वो आपको। ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है।
वाटर बेस्ड प्रोडक्ट को अगर आपको प्रिजर्व करके रखना है तो उसके लिए आपको उसे आउट ऑफ मतलब धूप से भी दूर रखना चाहिए, और कोशिश रखनी चाहिए कि उसके अंदर बार बार ऑक्सीजन ना जाए, क्योंकि 30 ml का एक डॉक्टर तो उसको 10 दिन में खत्म कर रहा है, मान लीजिए 1 महीने में खत्म कर रहा है, तो अगर वही आपका 6 महीने 1 साल से आपके पास पड़ा है और उसके अंदर कम से कम 25-30 बार अगर ऑक्सीजन जा चुकी है, तो उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई चेंज आएगा ही आएगा। चलिए नेक्स्ट वन प्लीज। हेलो। जी सर। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी। बोल रहे हैं सर, कोई पेशेंट है, यदि एक सिम्टम के साथ उसको 2-3 सिम्टम साथ में आ रहा है और हाइपर कंडीशन में, तब उस टाइम हम लोग पहले किसका ट्रीटमेंट करेंगे? सर अब इसमें भी अगर एज ए इलेक्ट्रोपैथ देखें तो ब्लड एंड लिम्फ पे चलिए, कि ब्लड के रिगार्डिंग का सिम्टम है या लिम्फ के रिगार्डिंग का सिम्टम है। ब्लड के रिगार्डिंग का सिम्टम है तो A2 A3 का यूज करते रहिए कोरस्पोंडेंस में। लिम्फ के रिगार्डिंग का तो S1 L1 का यूज करते रहिए, है ना। दूसरा ये है कि अब इसमें आपका एक और चीज होती है कि साथ में किडनी के रोग है पर साथ में पेट खराब हो रहा है ना, तो उसमें फिर आप पेटेंट का उस समय यूज कर सकते हैं अलग से, या फिर C17 के साथ भी अदर रेमेडी को मिक्स करके दे सकते हैं। पर उसके लिए आपको डायग्नोज होना पूरा कंफर्म होना चाहिए कि इसकी जो मेन दिक्कत है वो क्या है। मेन दिक्कत वाला तो जो सिम्टम हाइपर हो रहा है, पहले तो उसको कंट्रोल करना होगा। सर देखिए, जब उसको सिम्टम तो आखिर में किसी मेन दिक्कत की वजह से बन रहा है ना। जी जी, जब आप उस चीज को जब आप कवर करेंगे तो अदर चीजों में तो खुद से ही चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। जी जी, तो पहले आप उसमें मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको पता है कि इसकी जो मेन दिक्कत है वो किडनी से स्टार्ट हुई है, पर उसको गैस्ट्रिक कॉन्स्टिपेशन बन रहा है, तो उसमें आप एस लास्ट उसको बाद में पीने के लिए दे सकते हैं, पर जो मेन फॉर्मूला बनेगा उसमें आपको F1 S6 C6 ही देना पड़ेगा। दूसरा, मान लीजिए उसको साथ में दर्द होती है शरीर में, या फॉर एग्जांपल आपका अर्थराइटिस का पेशेंट है, जी अब उसको जोड़ों में दर्द हो रही है, उसमें आप C4 तो नहीं देंगे ना पहले, आप जी उसमें S6 C6 का यूज करेंगे ना, S2 C6 का यूज करेंगे। जी जी, तो उसमें आपको जो ऑर्गन जो रेमेडी है वो उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो उसके ऑर्गन सिस्टम के अकॉर्डिंग, और जो अदर सिम्टम है उसको आप फिर कैसे, आपको अगर पेटेंट है तो पेटेंट के साथ कवर कीजिए, और ओरिजिनल है तो मेडिसिन का गैप देने के बाद उसको ओरिजिनल इनटेक कैसे करवाना है वो आपको मालूम ही है ना। जी। जी जैसे कि 3-4 दिन पहले जो आपसे डिस्कस हुआ था सर, जी। तो उसका ये CRP बढ़ा हुआ था, आपका AGPT बढ़ा हुआ था, और ये बुखार उसको 104-5 के लगभग आ रहा था सर। ओके, जी। तो अभी उसका क्या चेंजेस आए हैं? चेंजेज तो मतलब एक दिन ही वो लिया ये ट्रीटमेंट, उसके बाद चला गया दूसरा जगह। जी तो उसमें जो 104 4.5 रहा था, 24 घंटा के बाद उसका जो है ना 102 आकर के रुक गया था उसका बुखार। सर, वो बुखार तो रुका, मामूली। तो सामने शरीर की दिक्कतों में तो चेंजेस आते हैं ना। जी हमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू, एक सेकंड रुकिए सर प्लीज। हाँ तो शुभम, तो उसमें सर आपको अब मान लीजिए कि बुखार बेशक उसका 104 से 102 आया है, पर जी। जो उसको दर्द होती थी, जो उसको तकलीफ हो रही थी, उसमें क्या चेंजेस आए हैं वो नहीं उसने बताया। हाँ, जी सर, पेन में भी चेंजेज आया, थोड़ा सा लूज मोशन वगैरह हो रहा था, वीकनेस उसको ज्यादा बुझा रहा था। तो उसमें अब कुछ वो चेंजेस पेट आए में। होंगे। जी जी, तो जब ऐसा कोई पेशेंट होता है तो उसको पहले यही बात बोलनी चाहिए कि आप न्यूमेरिकल वैल्यू की तरफ मत जाइए ना, आपका शरीर क्या महसूस कर रहा है। शरीर अच्छा महसूस कर रहा है तो बुखार आपका 102 से एक दिन में 104 से 102 आया था, अगले दिन में वो 100 पहुंच जाएगा, उस अगले दिन में वो 99 हो जाएगा, है ना। पर चलिए इसको अब ये नेक्स्ट मैटर है। प्लीज अपना ना माइक मत अदर पर्सन ऑफ ऑन करें बीच में ना, फिर उससे जो पर्सन क्वेश्चन कर रहे होते हैं उनको डिस्टर्बेंस हो जाती है। डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य जी हमारे डॉक्टर हैं, आपका कोई क्वेश्चन है सर? डॉक्टर प्रदीप जी।
जो लीवर की मेडिसिन सर S2 है कि S5 है? सर S5 है, उसमें कोई लीवर अंतर? लीवर स्पेसिफिक S5 है, पर हाँ, जब उसमें आपको कुछ समय के बाद चेंज करना है तो उसको आप S2 से चेंज करेंगे। हेलो सर। ऐसा क्यों करना पड़ता? इंद्र कुमार सर प्लीज थोड़ा वेट करिए। जी प्रदीप सर बोलिए। जी हाँ जी, मैं वेस्ट बगल से बोल रहा हूँ, डॉक्टर प्रदीप। जी सर। हाँ, पहचाना मुझे, जी इलेक्ट्रो जी होम्योपैथी कॉलेज बिल्कुल का बिल्कुल सर, प्रोफेसर हूँ। पहचान लिया। ओके ओके। हाँ जी। तो क्या है सर, ट्यूमर में सक्सेस ज्यादा नहीं मिल रहा है। सॉरी, ट्यूमर हॉट ट्यूमर जो ओके, हॉट कंप्रेस भी किया आपने उसमें? ट्यूमर में हम तो देते देते S2C4, A2L1G B अल्टरनेट करके देते हैं। D6 में ज्यादातर देते हैं। सर थोड़ा सा ना, अब अगर मान लीजिए अब आप रेमेडी यूज कर ही रहे हैं ना हमारा, तो अगर हाँ आप हाँ। उसमें थोड़ा सा प्रोटोकॉल को भी थोड़ा सा ज्यादा इंक्लूड करेंगे तो मैं आपको अच्छा डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे और आपको डेफिनेटली अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा। तो अच्छा। फर्स्ट अच्छा प्रोटोकॉल तो आपको वही करना चाहिए कि जहाँ पे एस का यूज किया वहां पे सी का यूज मत कीजिए, है ना। अच्छा। अच्छा, और जो फॉर्मूला देना है वो 2 फॉर्मूला बना के दीजिए। थोड़ा दो सा फॉर्मूले बना। पानी का कंजप्शन ज्यादा कीजिए। और इस तरह के हम्म। कंडीशन के अंदर आप हॉट कंप्रेसेस, मसाजेस और वाटर बाथ का भी यूज करवाइए, है ना। तो थोड़ा आप अच्छा। पेशेंट को डिस्कस करेंगे तो जहाँ पे आपको नाकाम लगता है कि कमी मिल रही है रिजल्ट में, आपको डेफिनेटली हाँ उसमें हाँ। रिजल्ट अच्छा आना शुरू हो जाएगा सर। अच्छा, और एक क्वेश्चन था मेरा। तो जी जी। मेरा कॉलेज के स्टूडेंट, आप बहुत सारे स्टूडेंट आपका मेडिसिन यूज कर रहे हैं। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन लोगों का एक क्वेश्चन था, जब मरीज को 30 ml डिस्टिल वाटर में 3 मेडिसिन मिलाकर दे, हाँ, जी जी। तो टोटल मिलाकर कितने ड्रॉप होना चाहिए? तो 30 ml, कंफ्यूजन हो रहा है। अगर सर देखिए मुझे काफी का पर्सन का कॉल भी आया था और हमारी बात भी हुई है काफी समय तक उसमें। तो उसमें अच्छा अच्छा। मैंने उन्हें बताया हुआ था कि अगर 30 ml में आप D4 बना रहे हैं तो 30 ड्रॉप्स ईच मेडिसिन, हर मेडिसिन का 30 बूंदे। अगर D5 बनाने तो 20 ड्रॉप्स ईच मेडिसिन, हर मेडिसिन की 20 बूंदे। और अगर D6 बनाने तो 10 ड्रॉप्स ईच मेडिसिन, हर मेडिसिन की 10 बूंदे। ना ना, ऐसे नहीं, मेरे का मतलब है, किसी को बुखार में हम F1 भार 1 वाई D6 में दे, हाँ, हाँ जी। तो 3 मेडिसिन का D6 में कितने कितने ड्रॉप दे? 30 10 ml 10 में बूंदे वो 10 पी। 10 बूंद। हाँ उसकी 10 10 बूंदे डालेंगे सर। अच्छा, D6 में दे तो 10 10 बूंद, और D5 बिल्कुल। में देंगे तो 20 20 20 हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है, थैंक यू। जी। तो इसलिए ठीक है। अगर आपको कहीं पे सर कोई पेशेंट पे कॉम्प्लिकेशन आ रही है, हाँ तो हाँ। थोड़ा सा आप डिस्कशन जरूर करें, है ना सर। जैसे आपने बताया कि ट्यूमर ओके। की ट्रीटमेंट में आपको कॉम्प्लिकेशन आया था, तो जिस हम्म। समय आता है उसी समय अगर एक बार मान लीजिए पहली बार आपने उसको दिया और आपको लगा पहली हम्म। बार में कोई चेंज नहीं आया है, तो उस समय एक्सपेरिमेंट करने से पहले एक बार प्रैक्टिकल आप हमारे साथ मिलकर कर लेंगे तो वो ज्यादा एक इफेक्टिवनेस आपको लाएगा, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। ओके। डॉक्टर इंद्र कुमार जी, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। जी जी, कह रहे थे सर S5 CT में जी लीवर की दवाई कौन सी, दोनों है कि एक है? S5 एंड S2। हाँ हाँ जी सर, मेन जो लिवर ओरिएंटेड है वो S5 है, पर उसको बाद में चेंज किया जाता है S2 से, क्योंकि एंडोक्रिनल रेमेडी होने की वजह से, एंडोक्रिनल एंड एक्सोक्रिनल रेमेडी होने की वजह से उसमें आप S2 का यूज करवाते हैं सर। अच्छा जी जी। सर। मैंने आपको वही बात बोली, अभी तक आपने मेरे साथ ना कोई पेशेंट डिस्कस किया नहीं है, ठीक है। जिस दिन आप हमारे साथ 20 से 30 पेशेंट को डिस्कस कर लेंगे उस दिन आपके ये वाले क्वेश्चन तो डेफिनेटली खत्म हो जाएंगे सर, कि लिवर अच्छा की अच्छा। रेमेडी S2 है या S5 है, वो आपको तब मालूम पड़ेगा। जी जी बिल्कुल सर। जरा रुको। प्लीज नेक्स्ट वन प्लीज। हेलो। यस मैम। जी सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर, मैं डॉक्टर सवीना बात कर रही हूँ सिरसा से। जी मैम। जी सर, एक रिपोर्ट व्हाट्सअप की थी मैंने आपसे, जी मैम। जी उसके बारे में आपने उनको अभी थोड़ा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था ना आपने उन्हें उनका? ट्रीटमेंट सर, अभी पेटेंट प्रोडक्ट दिए थे मैंने। जी जी जी।
तो मैं उसकी आप एक बार थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लीजिए। जब वो आपके ओके पास सर जब वो आपके पास आने वाले हैं, उससे 1-2 दिन ओके पहले आप उनसे बात कर लीजिएगा। ओके सर, अभी उनको अभी मैंने वैसे C1 A1 BE जो बना के दी थी, उससे उनकी ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है। जी, जी, ब्लीडिंग से उसमें स्टॉप हो जाएगी बिल्कुल। हेलो जी मैम। जी सर, ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है, बाकी पेटेंट प्रोडक्ट उनको दे रखे हैं। जी, तो नेक्स्ट टाइम जब वो मेरे पास आएंगे तो उससे पहले मैं आपसे फिर एक बार कंसल्ट करूंगी। जी, 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 बिल्कुल। यहीं पे पेज नंबर 116 है हमारी बुक का। उसके अंदर थोड़ा-सा हमने इलेक्ट्रिसिटी का भी ज़िक्र किया है आपके साथ। ये पेज जब आप पाएँगे, देखेंगे, इसके अंदर कि रेड इलेक्ट्रिसिटी आपको किस तरह के पेशेंट के अंदर देनी चाहिए, किस कंडीशन के ऊपर देनी चाहिए, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी आपको किस कंडीशन में देनी चाहिए, फिर आपका अल्टरनेटिव यूज़ में कौन-कौन सी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करवाना चाहिए, व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी आप कब देते हैं, किस चीज़ के लिए देनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको इस चार्ट के अंदर देखने को मिलेंगी। तो इस तरह के हमारे देखिए, हमने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, वो काफ़ी कम शब्दों में आप तक पहुँचाई है और हम पहुँचाने में कामयाब भी हुए हैं। पर अगर आपको मालूम ही नहीं होगा कि उसको आपको यूज़ कैसे करना है, तो वहाँ पे थोड़ा-सा आपको रिज़ल्ट आने में दिक्कत होती ही है। आने वाले समय में इन्हीं चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे। इन्हीं चार्ट्स को हम डिस्कस करके एक बेस्ट रिज़ल्ट कैसे ले सकते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो मेरा अभी पार्ट चल रहा था, उसमें मैं पहले आपसे कुछ अभी जो रेमेडीज़ हैं वो शेयर कर लेता हूँ और फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेन अब इसी चार्ट के आगे वो पार्ट है, इसी चार्ट में वो नेक्स्ट जो रेमेडीज़ हैं, अब ये हम ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम बेस्ड रेमेडी के ऊपर आ रहे हैं। अब अगर आपका सिर्फ़ ब्रेन का इंक्लूजन है, आपको लगता है दिमाग की इंक्लूजन है उसमें, तो उसमें आप दे रहे हैं F1 प्लस व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी। F1 प्लस व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं आप। वहीं पे अगर साथ में आपका बालों की दिक्कत है, हेयर्स की दिक्कत है, तो उसमें आप यूज़ करवा सकते हैं C4 का, कैंसरसो 4 का। फिर माउथ के रिगार्डिंग आपको दिक्कत है, तो उसमें आप यूज़ करवा रहे हैं S2 एंड C13। वहीं पे आपका अगर थ्रोट का दिक्कत है, तो वहाँ पे आप उसका यूज़ करवा रहे हैं C13 का। और अगर एंडोक्रिनल ग्लैंड्स की दिक्कत है, जिसमें आपका टॉन्सिल्स हो गए, थाइमस हो गया, सैलिवरी ग्लैंड्स हो गए, अगर उसकी आपको दिक्कत है, तो उसमें आप यूज़ करवा रहे हैं S3 C3 एंड S5 C5। और उसके बाद अगर स्किन की दिक्कत है, तो उसमें आपका जो फर्स्ट रेमेडी यूज़ होने वाली है वो है S5। तो अभी मैंने आपसे ये 5 रेमेडीज़ को डिस्कस किया है। फर्स्ट है हमारा ब्रेन, ब्रेन के लिए F1WE। सेकंड है हमारे हेयर्स, हेयर्स के लिए आप C4 का यूज़ करवा सकते हैं। थर्ड है हमारा माउथ, उसमें आप S2 एंड C13 का यूज़ करवाएंगे। फोर्थ है हमारा थ्रोट, गला, उसके लिए हम C13 का यूज़ करवा रहे हैं। और अगर आपका थाइमस, पिट्यूटरी या फिर आपका थाइमस एंड आपका हमारा सैलिवरी ग्लैंड्स या किसी भी तरह के आपके माउथ या स्कल के अंदर जो ग्लैंड, एंडोक्राइनल ग्लैंड्स है, उसकी अगर दिक्कत है, तो उसमें आप S3 C3 S5 C5 का यूज़ करवा रहे हैं। और लास्ट है हमारा स्किन, जो स्किन पे आप यूज़ करवा रहे हैं 5 का। ड्रॉप्स कितने पानी ठीक है ड्रॉप
ओके, एनीवन एल्स? किसी और का कोई क्वेश्चन जो अभी आपसे इंफॉर्मेशन दी गई है? ब्रेन का सर वो ब्रेन का F1WE। F1WE। बाल का सर C4। जी माउथ का S2S6। नहीं मैम, माउथ का S2C13। और C13। थ्रोट का C13, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का S3C3, S5C5, और स्किन के लिए जो पर्टिकुलर है वो है S5। माउथ का S2S13। सर यस सर। सर हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू सर। सर मैं अभी ट्रेन में सफर कर रहा हूँ, थोड़ी शोर शराबा जाएगी। जैसे सर आपने कहा स्टेमोटाइटिस, जैसे माउथ में स्टेमोटाइटिस हो गया तो S2 के साथ क्या इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे सर? GE? नहीं सर, S2 के साथ BE, C13 के साथ GE। ठीक है सर, थैंक यू। जी कल इस चार्ट को हम आगे बढ़ाएंगे, और आज हमारा है 2 तारीख। कल मीन्स के मंडे को है हमारा 5, 6, 7, 8, 9। हाँ तो हो सकता है सर कि नमस्कार। जी नमस्कार जी। सर वो रेक्टिस कैंसर वाला पे सर से बात हुई थी सर, डिस्कस। हाँ हमने सर, जो मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई के लिए बताया था ना। हाँ जी, वो तो हो रहा है सर, बार बार जो लेटरिंग हो रही थी जी उसके लिए। हमने R33 का डिसाइड किया था उसमें। R33? हाँ जी। नहीं सर। मुझे लगता है मैं आपको मैसेज करना भूल गया था। अच्छा। जी जी, उसमें R33 के लिए भी बोला कि, और थोड़ा सा उनको फीकल कंट्रोल के लिए भी बोला कि जब प्रेशर मतलब ज़्यादा बने उसी समय उनको जाना है। अदरवाइज ऐसे मान लीजिए लगता है हल्का सा प्रेशर आ रहा है तो उस समय वो ना जाए। और हमने S-LAS YE का भी हमने डिस्कस किया था रात को पीने पे, है ना, आपने बताया था कि दे रहे हैं। हाँ, रात में हम S-LAS दे रहे हैं सर। जी 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 जी। जी। तो बोल R33 रहे का हैं उसमें कि इंक्लूजन है सर। R33? हाँ जी हाँ जी। ओके सर। जी तो बार बार मतलब थोड़ा लैक्टिलोज पीने के बाद पूरा एकदम पतला होने लगता है सर, आप एक दिन में लग। आप उनका जो अदर लैक्टोज वगैरह है वो थोड़ा कम करवा दीजिए आप ना। हमने बोलते हैं उनको कि मत पिया कीजिए, बोले सर अगर यदि एक दिन नहीं पीते हैं तो 2 दिन तक ठीक ठाक रहता है, तीसरा दिन में बहुत ज्यादा भूख लगे लगता है, पूरा गैस फ्लो करने लगता है तो कि नहीं जिस बचेंगे। समय गैस बन रही है तो आप उस समय एनजीप्लेक्स वगैरह का यूज करवा लीजिए। जी वैसे एनजीप्लेक्स आप एपीजैन R33 दोनों का दे। यूज करवाएंगे तो थोड़ा आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे सर। अच्छा ओके सर। और लैक्टोज कोई ऐसा इशू नहीं है, पर वही बात है ना कि आप उनको 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद लेने के लिए बोल दीजिए, पर उनको बोलिए कि कंटिन्यू ना लें वो अभी के लिए। ऊपर से ओके। पर्सन कैंसर पेशेंट है तो इस समय उसकी रिकवरी किसी भी तरह, पहले एक चीज रिकवर होगी फिर दूसरी चीज रिकवर होगी। उसके पस वगैरह में दिक्कत चेंजेस आ गए हैं, पस और हाँ ब्लड में। चेंजेस आ गए, पस भी फुट रहा है सर, और मस्सा भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम रहा है। जी बस जब तक वो चीज कम नहीं जाएगी तब तक इनकी अदर चीजों में चेंजेस ऐसे नहीं आने वाले। हाँ हमने बोले कि धीरे धीरे कम जाएगी, वो जब तक कमेगी तब तक अंदर होगी, तरह सारा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। ओके सर। सर यार मुझे घुटने के बारे में बताइए। हेलो। जी डॉक्टर कमला मैम। सर ये कह रही थी, सबसे पहले तो नमस्कार सर। नमस्कार मैम। हेलो। जी जी मैम जी।
नया साल मुबारक हो आपको सर और आप सभी को। थैंक यू सर मैम। मैं ये कह रही थी, अभी आपने बताया WE/BE और जी। RE, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो WE देना है, उससे थोड़ा कम प्रॉब्लम है तो BE देना है, और अगर बहुत ही ज्यादा बहुत कम प्रॉब्लम है तो RE से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जी ये जो बिल्कुल। इलेक्ट्रिसिटी है सर, ये तो हो गई बिफोर मील, जो जी फॉर्मूला हमें देना है उसमें यूज करना है। आफ्टर मील में कौन कौन जी सा करना है इलेक्ट्रिसिटी सर, इसी के अकॉर्डिंग जैसे आपने ये बताया मैम, उसी BE तरह का से। ग्रीन है और RE का अल्टरनेटिव सर येलो है। ठीक, येलो। हाँ जी। और बी का सर, ग्रीन। बी का जी 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 है। तो जी, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसको WE तो हम न्यूट्रल है सर, किसी में भी दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी ठीक है सर, जी थैंक यू सर। थैंक यू। सर जरा मुझे घुटने के बारे में बताइए, नी ज्वाइंट पेन के लिए स्वेलिंग के साथ में है। उसमें हमारा S6 L1BE L1BE C6 जी सर। GE दूसरा C6 GE। S6 L1BE ना जी। हाँ जी, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी S6 L1 ब्लू। ब्लू है। हाँ ब्लू है। दूसरा है C6 हाँ C6 Van1 ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा जी सर। और एप्लीकेशन ग्रीन और उसको ब्लू एंड ग्रीन को रेड एंड येलो से चेंज करेंगे। हाँ को आप C4 से चेंज करेंगे बाद में ठीक है सर। ड्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। और जी सॉरी C6 को C4 से करेंगे चेंज और S6 को S2 से करेंगे चेंज। अच्छा जी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट में। फर्स्ट पर इसको देना, उसके बाद चेंज करेंगे ना। जी बिल्कुल। ठीक है सर। और लगाने के लिए F1Y मसाज के लिए दे दीजिए। हाँ F1Y ठीक है सर। अर्थरो थैंक यू ऑयल सर। दीजिएगा गरम तेल के हाँ अंदर जी डाल के। जी अर्थरो ऑयल, गाउट ऑयल हाँ है जी वो दे दीजिएगा। जी मान ठीक लीजिए है। मान लीजिए उसको पूरे सारे जॉइंट्स में दर्द हो रही है, तो एक हाँ जो दूसरा सरसों का जो तेल होता है वो आप हाँ मान हाँ लीजिए आपने लिया ठीक 15-20 ml, वो थोड़ा सा गर्म करवा लिया हल्का सा, अच्छा ठीक है फिर अर्थरो ऑयल को मिक्स कर लेना है। ठीक है ये 10 ml 2 से 3 ml आपने अर्थरो ऑयल को मिक्स कर लिया उस समय के एक बार के लिए, और उसका ठीक है मसाज कर दिया अच्छे से जो वो गर्म तेल है। ठीक है हाँ जी ठीक है सर। थैंक यू सर। धन्यवाद जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने जो पिछले ये 2 दिन थे उसमें अपने परिवार के साथ अच्छा समय भी व्यतीत किया होगा। और जैसा मैंने आपको बोला था कि पिछले साल में, गए साल में हमने क्या क्या पाया है और हमें क्या क्या कमियां अपने में लगी, उसके ऊपर भी हमने चिंतन किया होगा। तो उसमें आपके जो प्रैक्टिस के रिगार्डिंग की जो आपको दिक्कतें लगी हैं उसको भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। और अगर किसी को लगता है कि उसको एक जनरल ग्रोथ के अंदर दिक्कत आ रही है, जनरल ग्रोथ का मतलब कि उसकी प्रैक्टिस तो सही चल रही है पर वो अपने क्लिनिक को बड़ा नहीं कर पा रहा है, अपने हॉस्पिटल को बड़ा नहीं कर पा रहा है, इस तरह की उसको दिक्कत आ रही है, तो उसमें हम उसको कैसे एक सही तरीके से लेके जा सकते हैं, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर हम जरूर डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा कि हर पर्सन हर साल कम से कम तो अपनी जो ITR है, इनकम टैक्स रिटर्न है, वो जरूर भरे, ताकि इन फ्यूचर में आपको किसी तरह की कोई सहायता चाहिए तो
तो उसमें आप काफ़ी सरकारी स्कीम्स जो होती हैं, उसके अलावा स्कीम के अलावा आप बैंक से कुछ मदद के रूप में, आज मैं मानता हूँ कि हम जितने भी डॉक्टर साहिबान हैं, वो महीने का 30-50 हज़ार रुपए तो कमा ही लेते होंगे, है ना? अगर कोई कम से कम भी कमा रहा है तो वो अपने आप को अगर एक अच्छे अपीयरेंस में लेकर आएगा, जितना आप अपने ऊपर खर्चोगे उससे, मान लीजिए आपने अपने ऊपर 50 रुपए खर्चा, तो उसके आगे एक जीरो और लगा लीजिए, भगवान उतना आपको देगा, ठीक है? फिर मान लीजिए आपने अपने ऊपर 500 रुपए खर्चा, तो उसके ऊपर जीरो और लगा लीजिए, भगवान आपको वो देगा। आपने अपने ऊपर 5,000 रुपए खर्चा, उसके ऊपर जीरो और लगा लीजिए, वो देगा। वैसे जितना आप अपने ऊपर खर्चेंगे अच्छी चीज के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए, भगवान उसके आगे एक, आपके जीरो के आगे एक जीरो ऐड करके वो आपको जरूर लौटाता है सर। ज़्यादा समय नहीं लेगा, क्योंकि आप लोग भी एक अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं आज के समय पे। नो डाउट आप सबके पास पेशेंट भी अच्छे आ रहे हैं, नो डाउट आपको रिजल्ट भी अच्छे मिल रहे हैं, है ना? पर अगर उसके बावजूद भी हम एक अपने आप में आत्मसंतुष्ट नहीं है और हमारी एक तरक्की नहीं हो पा रही है उस लेवल की जो हम चाहते हैं, तो उसका कारण एक यही है कि हम और चीज़ों पर तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर हम अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो उसका जो फर्स्ट, आप अपने ऊपर जब इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो डेफिनेटली आपको उसका रिटर्न मिलेगा और अच्छा आपकी ग्रोथ होगी। फिर समय समय पे अपने घर वालों को, अपने माता पिता, अपने आपके जो लाइफ पार्टनर हैं, आपके बच्चे हों, उनको कहीं पे घुमाने ले जाइए। ये छोटी छोटी चीज़ें भी थोड़ा सा आप, जब आप, अगर आप ये सोचेंगे कि अरे मैं कैसे खर्चा करूं, मैं, ऐसा नहीं, आप कमा रहे हैं ना, साल में थोड़ा सा बचा के अगर आप उनको लेके जाएंगे, आप उनको इस तरह की खुशियां देंगे, तो भगवान आपको और किसी चीज पे जज करे ना करे, और किसी चीज पे बढ़ोतरी करे ना करे, पर वो एक चीज पे जरूर बढ़ोतरी करता है कि आपने अपनों को कितनी खुशी दी है। हम गैरों को तो बहुत खुशी दे देते हैं, हम समाज के डर से, हम उसके किसी चीज को, अरे ये क्या बोलेंगे, ये समाज हमें क्या बोलेगा, तो हम कई ऐसे काम होते हैं जिससे हम नहीं करते हैं, अच्छे काम, बुरे काम हमें समाज के डर से नहीं करने चाहिए, पर हम कई अच्छे काम भी नहीं कर पाते हैं, ये सोच के कि अरे उससे उनको अच्छा नहीं लगेगा, अरे उससे उनको अच्छा नहीं लगेगा। पर ऐसे चीजों को नजरअंदाज करते हुए अपने फैमिली के साथ थोड़ा सा उनको एक क्वालिटी देने में, जब आप ऐसी चीजें जब करेंगे, अपने फैमिली को जब आप खुश करेंगे, तो भी भगवान को, जो आप जिनको भी मानते हो, चाहे भगवान को मानते हो, चाहे किसी को भी आप मानते हैं, वो आपको एक अच्छी ग्रोथ देता ही देता है। तो ये सारी चीजें भी हमें ध्यान में जरूर रखनी चाहिए। ओके शुभम, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ? हाँ जुड़ चुके हैं, रेडी हैं। ठीक है, अपना पहले एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। ठीक। सभी को आवाज आ रही है? शुभम एक सेकंड रुकिए, मैं आपको अभी ऑनलाइन ले रहा हूँ, आपको मैं ऑन स्क्रीन पे ले रहा हूँ। ओके शुभम, आप अभी स्क्रीन पे हैं, प्लीज अपना लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा एक सेकंड रुकिए शुभम, एक सेकंड रुकिए बस, प्लीज अदर पर्सन अपने जो माइक है उसको ऑन ना करें, अगर किसी से ऑन हो जाता तो उसको ऑफ कर ले। और दूसरी बात ये, अभी मैं आपको इस लेक्चर के दौरान, मैं हमारे जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर जो हमारे लेक्चर है, जो अभी तक के एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लेक्चर है, वो मैं एक बार फिर से शेयर कर रहा हूँ सारे। आप उसका प्रिंट, जैसे मैंने आपको बताया कि आप उसका प्रिंट आउट निकलवा के
उसके क्वेश्चन क्रिएट करना शुरू कर दें, और नेक्स्ट थर्सडे तक का टाइम है आपके पास। थर्सडे को मुझे आप सबके क्वेश्चन मिल जाने चाहिए, अदरवाइज फिर हम ये देखेंगे कि आपको सब कुछ समझ आ चुका है और हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। प्लीज शुभम, स्टार्ट योर लेक्चर। आप सभी को मेरा प्रणाम और आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। पहले हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं, जितना भी उसको उस पे अगर आपको और कोई डाउट होगा या क्वेश्चन होगा, जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बाद में उसका आपको आंसर मिल जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, या रेस्पिरेटरी सिस्टम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में अंतर क्या होता है। ब्रीदिंग क्या होता है? इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ऑक्सीजन को नाक के थ्रू लेना, फिर उसको नाक के थ्रू बाहर निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड को। मतलब ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, इस प्रोसेस को हम लोग बस ब्रीदिंग कहते हैं। लेकिन रिस्पायरेशन जो है ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। ब्रीदिंग बस हुआ कि सांस लेना और सांस छोड़ना। सांस में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन ये रिस्पायरेशन में क्या होता है कि द केमिकल प्रोसेस वेयर यूटिलाइज ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन of simple molecules of food like glucose and fatty acid, amino acid to derive energy, and releasing of CO2 is called respiration. तो ये क्या होता है कि ऐसा केमिकल एनर्जी जो हमारे बॉडी में होता है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन का यूज करके, जो हम लोग सांस लेते हैं, जो हम लोग ब्रीदिंग किए, मतलब ब्रीदिंग में इनहेल किया ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन को यूज करके वो क्या करता है, जो भी हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े थे कि फूड मॉलिक्यूल्स जो टूटता है सिंपल मॉलिक्यूल्स में, तो ऑक्सीजन क्या करता है, बहुत मेन रोल अदा करता है सिंपल मॉलिक्यूल्स में फूड का ब्रेक डाउन करने के लिए। तो क्या हो गया रिस्पायरेशन कहके? जो रिस्पायरेशन कहके जो केमिकल प्रोसेस है, जो इनहेल ऑफ ऑक्सीजन की हम लोग उस ऑक्सीजन का यूज करके सिंपल मॉलिक्यूल्स को तोड़ना, किसमें? ग्लूकोज एंड फैटी एसिड, अमीनो एसिड में टूटा, उससे एनर्जी मिलता है। एनर्जी किस फॉर्म में मिलता है? एटीपी। एटीपी क्या होता है? तो कहते हैं एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिलता है, जो हमारा सेल यूज करता है और फिर वो ग्रो करता है, फिर वो अपना फंक्शन करता है। एटीपी का फुल फॉर्म हो गया एडिनो साइन ट्राई फॉस्फेट। तो हमारा जो सेल है वो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी यूज करता है, जो हमारा ऑक्सीजन, सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स जो है ग्लूकोज, फैटी एसिड, एमिनो एसिड, इस सबसे एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जो सेल हमारा यूज करता है। उसके बाद क्या करता है? रिलीजिंग ऑफ CO2, और फिर जो CO2 है उसको बाहर निकालता है हमारे बॉडी से। उस प्रोसेस को पूरा हम लोग रिस्पायरेशन कहते हैं। तो रिस्पायरेशन किसको कहें? एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जो ऑक्सीजन का यूज करके यूटिलाइज ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड। सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स जो जैसे ग्लूकोज, फैटी एसिड, एमिनो एसिड, ये सबको तोड़ करके डिराइव एनर्जी एंड रिलीज ऑफ CO2, एनर्जी के फॉर्म में दिया। कौन? किसमें? एटीपी के फॉर्म में, जिसको हम लोग फुल फॉर्म कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हमारा सेल यूज किया। उसके बाद क्या किया? फिर रिलीज ऑफ CO2, फिर CO2 को निकाल दिया, है ना, एक्सेल ऑफ CO2, फिर नाक के थ्रू हम लोग
कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिए। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पूरा रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन ये पूरा प्रोसेस हुआ और ब्रीदिंग क्या हुआ, बस ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। ये दोनों बस अंतर है रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग में। अब हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होता है, कैसे काम करता है, उसके बाद उसका कैपेसिटी क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, फिर कैसे होमोग्लोबिन में मिलता है, और फिर उसका फंक्शन। फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि उसका डिसऑर्डर या डिजीज क्या होगा, जैसे हम लोग डायलिसिस सिस्टम में लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग जो सांस लेते हैं वो नाक के थ्रू लिए, नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। फिर ये इसी से ये नेसल पैसेज हो गया, नेसल पैसेज से फिर ये नेसल चैम्बर, इसके थ्रू ऑक्सीजन आया, ठीक है। उसके बाद हाँ फिर ये जो नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल नाक, उससे जो नेसल पैसेज जाता है फिर वो कनेक्ट होता है नेसल चैम्बर से। ये नॉस्ट्रिल, इसके थ्रू ऑक्सीजन इनहेल हुआ, उसके बाद फिर ये नेसल पैसेज में गया, फिर ये चैम्बर में, नेसल चैम्बर, उसके बाद ट्रैकिया, जिसको हम लोग विंड पाइप कहते हैं। आपको डायलिसिस सिस्टम में बताए थे, जो एपिग्लॉटिस का बात कर रहे थे, जो फूड को ट्रैकिया में मतलब जिसको हम लोग विंड पाइप कहते हैं, यह है ट्रैकिया, जिसको हम लोग विंड पाइप कहते हैं। इसको और नसल चैम्बर जो है, ये दोनों को जोड़ के रखता है हमारा लैरिंक्स, और यहीं पे हमारा माउथ से इसोफेगस भी आता है। तो यहाँ पे तो आगे हम लोग का ट्रैकिया प्रेजेंट हुआ, तो सबसे पहले नॉस्ट्रिल से हम लोग सांस लिए, फिर नेसल पैसेज के थ्रू नेसल चैम्बर में गया, फिर नेसल चैम्बर से लैरिंक्स होते हुए ये ट्रैकिया में जाता है, जिसको हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं, और इसी के पीछे इसोफेगस प्रेजेंट होता है। ये दोनों के पीछे एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है, एक कैप लाइक आपको बताया था ना, जो प्रिवेंट करता है कि फूड को वो विंड पाइप में जाने से बचाता है। तो यहीं पे एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है। जब फूड इंटर करता है तो ये एपिग्लॉटिस पे इस तरफ ट्रैकिया की तरफ मूव हो जाता है। फिर यही ट्रैकिया के बाद होता है हमारा ब्रोंकाई, BRONCHI, ब्रोंकाई। तो ये ब्रोंकाई के बाद ये डिवाइड किया, प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड करता है सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर ये डिवाइड किया टर्सरी ब्रोंकाई। मतलब ये एक ट्री की तरह बन जाता है, ये हमारा पूरा लंग्स है जैसे।
ये लंग्स हुआ हमारा, ठीक है। इसी के अंदर ब्रोंकाई प्रेजेंट होते हैं और ये ब्रोंकाई टूटते जाता है, नॉस्ट्रिल होते हुए नसल पैसेज के बाद नसल चैम्बर, फिर लिरिंग से ट्रैकिया कनेक्ट, फिर ट्रैकिया होते हुए फिर ब्रेन। ब्रोंकाई में ऑक्सीजन जाता है, फिर ब्रोंकाई डिवाइड करता है, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर प्राइमरी डिवाइड किया सेकेंडरी, फिर लास्ट टर्सरी। बस इसका नाम याद रखना कि जो ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई कनेक्ट होता है, वो एक एक पार्ट जाता है, राइट लंग्स में जाता है, एक लेफ्ट लंग्स में जाता है, फिर ये डिवाइड करता है प्राइमरी ब्रोंकाई में, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्सरी में, फिर यही टर्सरी से हमारा एल्वोलाई प्रेजेंट होता है। बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो गैसियस एक्सचेंज कराने में हेल्प करता है। मतलब ये क्या करता है, जो O2 को हमारे सेल मतलब कैपिलरी में देता है, यहाँ पे ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट होता है, और उसके बाद फिर वो क्या करता है, O2 लेकर के फिर ये एक्सेल करा देता है। तो क्या था कि नॉस्ट्रिल से गया नेसल पैसेज से चैम्बर, फिर लैरिंक्स, फिर ट्रैकिया होते हुए ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाई से प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई में होते हुए फिर एल्वोलाई में गया। एल्वोलाई में ही हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है, मतलब O2 ब्लड कैपिलरी में जाता है, और फिर इसके बाद और जो CO2 है वो फिर एल्वोलाई में देता है, तो फिर ये एक्सेल हो जाता है। हम लोग कल पूरा एकदम इसका पूरा फंक्शन पढ़ेंगे कि कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है। आज बस हम लोग बेसिक देख रहे हैं। अब हम लोग बस ये देख लिए कि ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा दिखता है। अब ये देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे प्रोटेक्ट होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो हमारे लंग्स में होता है प्रॉपर, ठीक है। तो लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ होना चाहिए, तो आगे ये लेटरली जो है मतलब साइड ऊपर से स्टार्ट, ये हमारा रिब्स होता है लेटरली, और जो सामने से होता है वो स्टर्नम, जिससे रिब्स कनेक्ट होता है, और नीचे से होता है डायफ्राम। हम आपको बताए थे। नीचे से डायफ्राम होता है। यही डायफ्राम जो है लंग्स को नीचे से प्रोटेक्ट होता है, उसी के नीचे लीवर और स्टमक सब होता है। तो जब भी हम लोग सांस लेते हैं, जैसे ये हमारा डायफ्राम है, ठीक है। सांस लिए तो स्टर्नम नीचे की ओर गया, फिर जैसे हम लोग सांस छोड़े फिर वो रिलैक्स हो गया, ऐसे हो जाता। सांस छोड़ने पे ऐसे हो जाता, सांस लेने पे वो सीधा हो जाता है, फिर सांस छोड़ने पे डायफ्राम ऐसे हो जाता है। ये जब भी हम लोग सांस लेते और छोड़ते हैं तो उसमें डायफ्राम का मूवमेंट ऐसा होता है कि जब रिलैक्स कैसे करता है, वो रिलैक्स वो इस फॉर्म में रहता है नॉर्मल, ठीक है। लेकिन जब हम लोग सांस लेते हैं तो डायफ्राम ऐसे हो जाता है, फिर जैसे सांस छोड़ते हैं फिर डायफ्राम ऐसे हो जाता है, रिलैक्स ऐसे होता है, फिर जब सांस लेते भरते हैं तो ऐसे कर जाता है। ये डायफ्राम हमारा ये नीचे से प्रोटेक्ट किया, लेटरली साइड से जो है रिब्स प्रोटेक्ट करता है, और फिर सामने जो है वो है स्टर्नम। ये दोनों जो है हमारा स्केलेटल सिस्टम में आता है, जो आगे जो पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। बस अभी जान लीजिए कि प्रोटेक्ट कौन कौन करता है हमारे लंग्स को। लिटरली रिब्स किया, और सामने से जो स्टर्नम किया जिससे रिब्स हमारा कनेक्ट होता है, और नीचे से जो है वो हमारा डायफ्राम इसको प्रोटेक्ट किया। अब यहाँ पे जब लोग O2 आया, O2 आते हुए ब्रोंकाई, ट्रैकिया होते हुए ब्रोंकाई होते हुए प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई होते हुए जब ये एल्वोलाई में आया,
एल्वियोलाई, जिसको हम लोग एयर सैक भी कहते हैं। ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो गैसियस एक्सचेंज कराने में हेल्प करता है। नोट्स जो प्रोवाइड करेंगे तो आपको प्रॉपर डिटेल इसके बारे में रहेगा, और नेक्स्ट क्लास में पूरा आपको कल मतलब कल जो या जब भी होगा क्लास, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपको बताया जाएगा। उसमें जो एल्वोलाई है उसी से कनेक्ट होता है हमारा, मान लीजिए ये एल्वोलाई, इसी से ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट होता है। तो इसी में ऑक्सीजन आता है, ठीक है, फिर ये ब्लड कैपिलरी में देता है, और ब्लड कैपिलरी में ही हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो आरबीसी कैरी करता है। तो ये क्या करता है, ब्लड कैपिलरी में ऑक्सीजन दिया, फिर जाकर के जो भी CO2 आया वो फिर ब्लड कैपिलरी फिर एल्वोलाई को दे देता है। फिर ये एल्वोलाई होते हुए ब्रोंकाई होते हुए फिर ट्रैकिया होते हुए हमारे नॉस्ट्रिल से बाहर निकल जाते हैं। मतलब इनहेल की ऑक्सीजन आ गया एल्वोलाई में एक्सचेंज अब गैस हुआ, मतलब ये ब्लड कैपिलरी में O2 को छोड़ दिया, फिर ये ब्लड कैपिलरी अपना जहाँ जहाँ O2 का यूज है सब जगह सब ऑर्गन ग्लैंड में जाके पहुंचा दिया। उसके बाद फिर जो उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो लिया वो फिर एल्वोलाई में छोड़ दिया, फिर यही एल्वोलाई क्या किया के थ्रू ये नॉस्ट्रिल से हमारे नाक से निकल गया। तो ये हमारा प्रोसेस था कि कैसे ब्रीदिंग होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि रिस्पिरेटरी सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक कंडक्टिंग डक्ट और एक रिस्पिरेटरी पार्ट। रिस्पिरेटरी सिस्टम ये दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक रिस्पिरेटरी एक कंडक्टिंग पार्ट में और एक रिस्पिरेटरी पार्ट में। कंडक्टिंग पार्ट वो हो गया जो O2 को कैरी करते हुए एल्वोलाई तक पहुंचाने में काम करता है, और रिस्पिरेटरी पार्ट वो हो गया जो गैसियस एक्सचेंज करवाता है, मतलब O2 और CO2 का एक्सचेंज करवाता है। तो O2 को कैपिलरी ब्लड कैपिलरी में देता है, ब्लड कैपिलरी से लेता है CO2 वो फिर निकालता है। तो वो जो करता है उसको रिस्पिरेटरी पार्ट कहते हैं, और जो O2 लाने और CO2 को पहुंचाने का काम करता है जिसके थ्रू आता जाता है उसको हम लोग कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं। तो इसमें कंडक्टिंग पार्ट में कौन कौन होंगे, कंडक्टिंग पार्ट नसल पैसे चैम्बर लैंग्स ट्रैकिया। तो यहाँ से देखेंगे पहले मेन कंडक्टिंग पार्ट हो गया ट्रैकिया, लैरिंग्स, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ये जो ट्रैकिया है ये ब्रोंकाई से कनेक्ट हुआ, फिर यही ब्रोंकाई प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स और टर्सरी ब्रोंक्यूल्स में टूटा। तो ये जो है कंडक्टिंग पार्ट है जो O2 को लाना और CO2 को जाने में मदद करता है, और रिस्पिरेटरी पार्ट हो गया एल्वोलाई।
एल्वोलाई, जिसको हम लोग यूनिट ऑफ लंग्स भी कहते हैं। मतलब लंग्स में ये भरा रहता है, जैसे कोई वॉल होता है ना, ईंट से बनता है, मतलब ब्रिक से, वैसे ही हमारा लंग्स जो है वो पूरा एल्वोलाई से बना हुआ है। ये एल्वोलाई जो है, जिसको हम लोग एयर सैक करते हैं, यही गैसियस एक्सचेंज करवाता है, तो इसको हम लोग यूनिट ऑफ लंग्स भी कहते हैं। और कुछ डक्ट जो हेल्प करता है ब्लड कैपिलरी और एल्वोलाई के बीच गैसियस एक्सचेंज करवाने में। तो आज हम लोग बहुत शॉर्ट बेसिक में स्टार्टिंग में पढ़े कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग क्या होता है, फिर नेक्स्ट हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे एक्सचेंज वॉल्यूम और कैपेसिटी। तो आज जितना हम लोगों ने पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट कल से स्टार्ट करेंगे आगे। हम लोगों ने आज स्टार्ट किया रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग क्या होता है? ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, बस इस छोटे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन क्या होता है? ये होता है कि एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जो ऑक्सीजन का यूज करके सिंपल मॉलिक्यूल्स जो फूड का था, जो ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, इससे एनर्जी लेना एटीपी के फॉर्म में और सेल तक पहुंचाना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसका फुल फॉर्म हुआ, सेल तक एनर्जी पहुंचाना, उसके बाद उससे रिलीजिंग ऑफ CO2 और फिर CO2 के फॉर्म में हमारे नाक के थ्रू बाहर निकालना या हमारे बॉडी से बाहर निकालना। उस प्रोसेस, पूरा प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है वो देखे थे। तो सबसे पहले नॉस्ट्रिल के थ्रू हमारा ऑक्सीजन इंटर किया, फिर नसल पैसेज हुए होते हुए नसल चैम्बर में आया, फिर नसल चैम्बर और ट्रैकिया, जिसको हम लोग विंड पाइप कहते थे, वो दोनों लैरिंग से कनेक्ट होता है। अब विंड पाइप के जस्ट पीछे इसोफेगस होता है, यही दोनों के बीच एपिग्लॉटिस रहता है, जो प्रिवेंट करता है फूड को ट्रैकिया में जाने से बचाता है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग खाते हैं तो ये एपिग्लॉटिस ट्रैकिया की तरफ ऐसे मुड़ जाता है, जो इसोफेगस में फूड आराम से जा सके। फिर जब हम लोग सांस लेते हैं तो एपिग्लॉटिस ओपन हो जाता है। ऐसे वो पूरा टच नहीं होता है, बस हल्का सा ट्रैकिया की तरफ रहता है, ताकि फूड का कुछ पार्ट्स ट्रैकिया में ना चल जाए। तो फिर लैरिंग से होते हुए फिर ट्रैकिया कनेक्ट रहता है, जिसको विंड पाइप कहते हैं। ट्रैकिया डिवाइड होता है ब्रोंकाई में। फिर ब्रोंकाई, एक ब्रोंकाई हमारा लेफ्ट राइट लंग्स में और दूसरा लेफ्ट लंग्स में होता है। फिर वो ब्रोंकाई डिवाइड करता है ब्रोंक्यूल्स में। किसमें? पहले प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स में किया, फिर सेकेंडरी में किया, उसके बाद फिर ये टर्सरी। और यही एक ट्री टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है लंग्स में। और ये ऐसे पूरे लंग्स में टर्सरी जो ब्रोंकाई है उसमें एल्वोलाई प्रेजेंट होता है। एल्वोलाई जो एयर सेक है, जिसको हम लोग यूनिट ऑफ लंग्स भी कहते हैं, जो गैसियस एक्सचेंज करवाता है। O2 को ब्लड कैपिलरी में देता है, फिर ब्लड कैपिलरी से CO2 लेता है और वो एक्सहेल करवाता है। फिर हम लोगों ने देखा था रेस्पिरेटरी सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, कंडक्टिंग पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट में क्या क्या आता है? ट्रैकिया, लैरिंक्स, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। और रेस्पिरेटरी पार्ट में क्या क्या आता है? एल्वोलाई, जिसको यूनिट ऑफ लंग्स कहते हैं, जो गैसेस एक्सचेंज करवाता है, और डक्ट। बस आज के लिए बस इतना ही था। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और जो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, तो उससे आप अपना डाउट लिखेंगे या जो भी क्वेश्चन होगा लिखेंगे, और आगे आप पूछेंगे, और मैं कोशिश करूंगा आपके सारे क्वेश्चन का आंसर देने का। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आगे फिर और जानेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। धन्यवाद। थैंक यू शुभम, थैंक यू वेरी मच। अभी मैंने आप सबको ग्रुप्स के अंदर जो हमारे लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, और अगर किसी ग्रुप में नहीं आए हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, आप अपने ग्रुप लीडर से बात कर लीजिए।
आपके पास नेक्स्ट थर्सडे तक का टाइम है। थर्सडे को मुझे आप सबके क्वेश्चंस चाहिए ताकि हम फ्राइडे को सेशन करके उन क्वेश्चंस का आपको रिप्लाई पहुंचा सकें फर्स्ट। तो ठीक है जी, नए साल का ये हमारा पहला सेशन था। उम्मीद करते हैं पूरे साल भर ऐसे ही हमारे ये सेशन चलते रहें। और जैसा मैंने आपको बताया है कि मोस्ट प्रोबेबली बाय 10 और 9 और 10 के बीच में शायद से मैं आपको एक दिन पे, अगर फ्राइडे सैटरडे जो भी होगा उस दिन, हम एक दिन पे आपको जो लाइव डॉक्टर कंसल्टेंसी है, जो डॉक्टर कंसल्टेंसी प्रोग्राम में आपको क्या देखने को मिल सकता है, उसके रिगार्डिंग हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो अभी आने वाला जो ये समय है वो और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट और एक्साइटेड रहने वाला है। तो बस इसी के साथ मैं अपना जो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त करूंगा और आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वन क्वेश्चन नमस्ते सर जी, हैप्पी न्यू ईयर। डॉक्टर साहब, वन क्वेश्चन। जी बोलिए सर, विनेश सर बोलिए। डॉक्टर साहब, ये एक पेशेंट है हमारा, पर्सनल भाभी है हमारी, जी तो इनको ना अभी कीमो चल रहा है जी ऑल इंडिया मेडिकल झज्जर में। जी, किस चीज़ का तो कैंसर? इनको क्या है कि कीमो इनको बोन मैरो, ओके। उससे लिम्फोमा टाइप का बना था। एक बार कंसल्टेंसी हुई थी और फिर इन्होंने वहां जाकर ट्रीटमेंट कराया, तो उससे इनकी जो गांठें हैं वो तो घुल गई हैं, जी खत्म हो गई हैं। जी अब इसे प्रॉब्लम जो चल रही है डॉक्टर साहब, ये चल रही है कि इन्हें पेट में दर्द रहता है, चाहे खाना खाएं तब भी और खाना ना खाएं तब भी, ओके और फिर गैस बनती रहती है। ओके। तो इसमें हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं? सर आप एक इनको दीजिए एनजीप्लेक्स, एक लिवोसार, एनजीप्लेक्स, अच्छा जी जी, एक लिवोसार और जी। R27। R27। हाँ जी, अभी आप इनको सिर्फ इतना ही दीजिए। तो R27 को कितने ड्रॉप हर के 2 घंटे में कितने 5 उसमें बूंदे देना? डायरेक्ट टंग पे दीजिए पहले इन्हें। डायरेक्ट टन को? हाँ जी, हर 2 घंटे में 5 बूंदे डायरेक्ट टंग। जी जी जी, लिवोसार जो वो आप इनको दिन में 3 बार दे दीजिए। और जिस समय ज़्यादा ये पेट को दबा या प्रेशर प्रेशर भरा महसूस करे तो उस समय 1 कप गर्म पानी के अंदर 2 चम्मच एनजीप्लेक्स के पिला दीजिए। एनजीप्लेक्स जी एनजीप्लेक्स जी गर्म पानी के साथ? जी बिल्कुल, चाय की तरह गर्म पानी के अंदर। चाय की तरह, अच्छा अच्छा जी। अभी आप इसको ये स्टार्ट ठीक। करवाइए, इनको ये स्टार्ट करवाइए। जी 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 नेक्स्ट फिर आप थोड़े समय के बाद इनके जब कीमो में चेंजेस आते हैं तो उस समय आप अपना जो ट्रीटमेंट है वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। जी 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 ठीक है डॉक्टर साहब। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार जी। तो ठीक है, इसी के साथ हम अपने आज के सेशन को एंड करेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोज उम्मीद करते हैं हम ऐसे ही मिलें, और तब तक के लिए नेक्स्ट मंडे तक के लिए जय इलेक्ट्रोपैथी, जय काउंसिलमेटी। जय बच्चों की, जय काउंसिलमेटी, जय रेडी।